हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। पिछले दिनों से हम चला रहे हैं सार संग्रह बुक का, जो कि पॉलिटिकल साइंस है, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था। और पिछले दिन मैंने बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा कर लिया है और आज का जो टॉपिक होगा वो है हमारा संसद यानी पार्लियामेंट। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीखते हैं यहाँ से पार्लियामेंट से क्या क्या चीज़ें जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, बात करता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। तो वह हमारा होगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, बात करते हैं अगले, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटें का राज्यों का माध्यम आवंटन करने किस जनगणना के आधार पर किया गया था। वह जब 1971 का जब जनगणना सेंसेशन आया था तो उसी के समय आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों की राज्यसभा के माध्यम से अनिवार्य किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों का ही चयनित किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भारत में जो भी होगा लोकसभा का अध्यक्ष वो केवल भारतीय ही होंगे, वो अदर कंट्री के नहीं हो सकते हैं। बात करते हैं राज्यसभा के एकांतरित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। ठीक है, राज्यसभा को एकांतरित करने के लिए वो कौन सा आर्टिकल के तहत राज्यसभा को एकांतरित किया जाता है। तो आर्टिकल 249 को राज्यसभा के अंतर्गत एकांतरित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान रखता है। आर्टिकल जो कि हमारा संविधान का जो चौथी अनुसूची है तो हमारा वह चौथी अनुसूची राज्यसभा के संस्थानों का आवंटन करने का वह प्रावधान रखता है। एवं पहली अनुसूची क्या प्रावधान रखता है, वह राज्यों के हित में बारे में बात करता है। दूसरा बात करता है राज्यों का संगठन एवं दूसरा बात करता है वेतन एवं भत्ते। तीसरा है शपथ एवं चौथा है राज्यसभा में संस्थानों का आवंटन एवं पांचवा क्या है, पांचवा में है राज्यों का मतलब शासन प्रशासन के बारे में। एवं छठा क्या है, केंद्र शासित मतलब कि विशेष राज्यों का शासन प्रशासन। एवं सातवां क्या है, मतलब सातवां अनुसूची में क्या है, सातवां अनुसूची में हमारा है मतलब शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, एवं आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं अनुसूची में बताइए, आठवीं अनुसूची में क्या है। आगे बात करता है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, लोकसभा में वर्तमान जो सीटों की संख्या थी तो वह 545 थी, जिसमें कि उसको 550 तक की जा सकती थी, लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो 552 की जा सकती है। ठीक है, कितनी कर सकती, 52 कर सकती है सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करते हैं। उन्मुक्तियों का कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है। ठीक है, 105 आर्टिकल 105 के अंतर्गत भारतीय संविधान के संसद जो कि उन्मुक्तियों का निर्धारण कर सकता है। देखिए, उन्मुक्ति क्या है, विशेषाधिकार, किसी भी व्यक्तियों को विशेषाधिकार 105 के आर्टिकल के तहत उनको किसी भी व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्रदान की सकती है। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभाओं की अनुपूर्ति का सदन की कुल संख्या 1/10 होती है। ठीक है, बात करते हैं कि गुड मॉर्निंग, चलिए आ गए हैं तो चलिए अभी हम स्टार्ट ही किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, संसद को लेकर हम पार्लियामेंट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें एक लाइन अंडरलाइन कीजिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा विशेषाधिकार कौन से आर्टिकल देता है। तो आर्टिकल 105 नंबर किसी की व्यक्तियों को मतलब विशेषाधिकार देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए एवं प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए, 25 वर्ष एवं राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, 245 सदस्य को बढ़ाकर 250 कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, संसद का किस सदन का अध्यक्ष संसद का किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो किस अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो अध्यक्ष है तो वही सदन का भी मतलब सदस्य भी होगा, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वह उस सदन का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए संसद को जो कि बोला जाता है कि कोई भी कानून अगर बना सकता है तो कौन से आर्टिकल के तहत संसद कानून बना सकता है। तो आर्टिकल 253 के तहत हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 253 में यह दिया गया है कि संसद कानून किसी भी मामले में कानून बना सकती है। अंडरलाइन करिएगा इनको और एक बार फिर से रिपीट करिएगा कि कानून के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार विधि का निर्माण संसद कर सकती है, आर्टिकल 253 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं एवं दोनों सदनों का अगर प्रधान पूछा जाए, दोनों सदनों का अगर संचालित एक बार कर सकता है तो केवल राष्ट्रपति कर सकता है, लोकसभा एवं राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा की सीटों की संख्या हम अभी कितना किए, 245 से 50 कर सकते हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या अगर बात करते हैं तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी कर सकते हैं, 545 है, लेकिन वर्तमान में उसको बढ़ाकर 550 की गई थी, लेकिन वर्तमान अगर बात करते हैं तो
752 है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में बात करते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन के लिए, मतलब लोकसभा में जो कि राज्य के क्षेत्र में सीट का जो आवंटन का मतलब 1971 में इनका जनगणना के आधारित पर यह निर्धारण किया गया था, यथावत रहेगा। मतलब यह कब तक रहेगा? यह 2026 तक यथावत रहा था कि मतलब हर 10 लाख जनसंख्या पर एक राज्यसभा की सीटें निर्धारित की जाएगी, जो कि 2026 तक अनुमानित रखा गया था। लेकिन अगर वर्तमान में अभी कोई आवंटन किया गया नहीं है, अगर किया जाता है तो बिल्कुल वह संशोधन करके आपको करंट अफेयर में पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संसद के संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है एवं उनके महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में हम जानते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते हैं संसद के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। ठीक है, तो संसद से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? 79 से लेकर 91 बात करते हैं, 104 तक आर्टिकल हमारा संसद से संबंधित है। देखते हैं 79 में जो कि आर्टिकल है तो संसद का गठन के बारे में चर्चा करता है। देखिए, संसद का गठन अगर हम बात करते हैं तो इसके संसद के गठन में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। तो संसद के गठन के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा का लोकसभा को मिलकर बनाती है। ठीक है, राज्यसभा एवं लोकसभा को मिलाकर राष्ट्रपति संसद का गठन कर सकती है। ठीक है, एवं बात करते हैं आर्टिकल 80 में है राज्यसभा का संचरण। राज्यसभा का संचरण का बात करते हैं तो संचरण क्या है? मतलब कितने क्षेत्रों में कौन कौन व्यक्ति होंगे यह संचरण करेगा, आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, 81 के तहत कहता है लोकसभा का संचरण तथा लोकसभा का संचरण एवं 80 में कहता है राज्यसभा का संचरण, मतलब राज्यसभा में कौन कौन से व्यक्ति होंगे। ठीक है, दोनों को एक बार घेरिएगा। ठीक है, आर्टिकल 80 एवं आर्टिकल 81। तो इसमें 80 में क्या है, 80 में क्या है? राज्यसभा का संचरण एवं लोकसभा का संचरण किसमें? 81 में। संचरण का मतलब समझिए कि एक दूसरे का स्थान पर कहाँ कौन व्यक्ति काम कर सकते हैं। संचरण मतलब परिभ्रमण करना, मतलब एक दूसरे का स्थान पर रह काम करना। ठीक है, एवं आर्टिकल 82 की बात करते हैं तो आर्टिकल 82 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन करना। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? यह एक संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा क्या होता है? संसद का उच्च सदन होता है एवं अस्थायी सदन भी इसे कहते हैं। ठीक है, किसको? राज्यसभा को, जिसको समान प्रतिनिधित्व का आवंटन इसे कहा जाता है तथा इसको चौथी अनुसूची में इनको रखा गया है। किसको? राज्यसभा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आर्टिकल बात करते हैं। आर्टिकल 82 की बात करते हैं, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाएगा। ठीक है, इनको VVI कर लीजिएगा। बात करता है आर्टिकल 82 का प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः उनका समायोजन किया जाएगा। जैसे कि देखा जाएगा कि जनगणना में अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो राज्यसभा की सीटों का मतलब संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ठीक है, आगे बात करता है आर्टिकल 3 में, जैसे कि संसद के सदनों की अवधि, मतलब संसद के सदनों की अवधि की बात करते हैं तो आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 83 में क्या है? राज्यसभा संसदों की अवधि है। ठीक है, अवधि की बात करते हैं तो अवधि में क्या दिया गया? यह अस्थायी सदन का एक भाग होता है। जो कि अवधि बात करते हैं, संसद के सदनों की अवधि में बात करते हैं, जिसमें कि भारत का नागरिक भी इनका होना अनिवार्य होता है तथा पहली बार बात करते हैं राज्यसभा में यह अस्थायी सदन होता है। इसका भी गठन कभी नहीं किया जा सकता है। किसका? संसद का। ठीक है, एवं बात करते हैं इसके बारे में, यह जो कि यह किसी भी लाभ के पद पर न हो एवं यह राज्यसभा के मतलब बात करते हैं, यह संसद का वो भी व्यक्ति हो सकता है, संसद में वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो व्यक्ति कभी राज्यसभा का सदन में शामिल लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब सरकारी नौकरी में वो नहीं हो, वही संसद का सदस्य बन सकता है। ठीक है, आर्टिकल 84 की बात करते हैं तो संसद का सदस्यता लेने का अर्हता किया जा रहा है। ठीक है, संसद का मतलब हम लोग मतलब सदस्यता कैसे ले सकते हैं तो 84 के अंतर्गत ले सकते हैं। तो उनका क्या क्या नियम है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो उनमें है क्या कि 84 में यह जानकारी दी गई कि संसद का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सा मतलब उनके लिए नियम या शर्तें उनमें लागू है। तो आर्टिकल 84 में इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसमें है क्या कि पहला नंबर भारत का नागरिक हो, दूसरा नंबर कि वह भारत के मतलब किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, इत्यादि चीज़ें उसमें दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 85। ठीक है, आर्टिकल 85 जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। आर्टिकल 85 कुछ खास नहीं है। ठीक है, जिसमें दिया गया है कि संसद के सत्रावसान एवं विघटन, मतलब संसद अपना कब कब सत्र जारी कर सकता है। ठीक है, संसद के द्वारा 3 सत्र जारी किए जाते हैं। कौन कौन सा? शीतकालीन सत्र एवं बताइए कौन कौन के सत्र जारी किए जाते हैं, कमेंट कीजिए जरा एक बार। तो कौन कौन से सत्र जारी किए जाते हैं एक बार बताइए। तो संसद के द्वारा मुख्यतः 3 सत्र जारी किए जाते हैं, जो कि बजट सत्र होता है, दूसरा होता है मानसूनी सत्र एवं तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, तीनों की अवधि की अगर बात करते हैं, बजट सत्र जो होता है वह संसद का सबसे लंबे काल का सत्र होता है। कौन सा? बजट सत्र, जो कि कब चाल लागू होता है? ये लागू इसमें होता है केंद्रीय बजट एवं यह जनवरी एवं फरवरी में इसका लागू किया जाता है। कौन सा? केंद्रीय बजट एवं बजट की बात करते हैं तो बजट सत्र, तथा दूसरा है मानसून सत्र, जो कि यह मतलब जुलाई से लेकर सितंबर तक जारी किया जाता है। एवं तीसरा जो हमारा है वह कौन सा है? तीसरा सत्र जो है हमारा वो है कौन सा? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र या नवंबर एवं दिसंबर में लागू किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल
आर्टिकल 86 की बात करते हैं, वो राष्ट्रपति के सदनों से संबंधित तथा संदेश देने का अधिकार देता है। मतलब आर्टिकल 76 बोलता है कि राष्ट्रपति 86 बोलता है कि आर्टिकल 86 में यह दिया गया है कि राष्ट्रपतियों का संबोधन कौन कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति किसका संबोधन कर सकता है, या तो किसका गठन कर सकता है, या तो किसकी पद अवधि को बढ़ा या घटा सकता है, या तो उसके मामले में यह संबोधित कर सकता है। मतलब ये किस में दिया गया, आर्टिकल 86 में दिया गया राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 87 में दी गई राष्ट्रपति का विशेष संबंधों का परिभाषण दिया गया, मतलब राष्ट्रपति किन मामलों में भाषण दे सकता है, ठीक है, ये आर्टिकल 7 में है। तथा आर्टिकल 80 में दिया गया सदनों के संबंधित मंत्रियों की महान्यायवादी का अधिकार है, ठीक है। संसद के संबंध में मंत्री तथा महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, इनका अधिकार है बोलने का संसद में, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 89 में बात करते हैं राज्यसभा तथा सभापति तथा उपसभापति का यह चर्चा दी गई किसमें, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के बारे में चर्चा की दी गई। एवं आर्टिकल के बारे में बात करते हैं 1990 में दिया गया राज्यसभा का उपसभापति के पद पर रिक्ति का त्याग पत्र हटाए जाने का, ठीक है। मतलब आर्टिकल 9 में दी गई है कि राज्यसभा के रिक्त पद उपसभापति के पद रिक्त होने पर कौन कौन से मतलब नियम बनाए जाएंगे। तो बताइए इसमें राज्यसभा का अगर सीट खाली रहेगा उपसभापति का, तो इनके अंतर्गत कौन कार्य करेंगे बताइए। तो आर्टिकल 93 की बात करता है, आर्टिकल 93 यह बात करता है कि लोकसभा तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करता है। एवं आर्टिकल 95 बात करता है क्या, लोकसभा एवं उपाध्यक्ष अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों को निर्वहन करने की शक्ति देता है, वो आर्टिकल 95 के अनुसार। एवं 96 में जब बोलता है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाते हैं जाने का संकल्प निवेदन हो तब उनका पीठासीन न हो, यह किया जाता है। तथा बात करते हैं 98 में है संसद का सचिवालय, ठीक है। एवं आगे बात करते हैं 90 में है सदस्यों का शपथ, एवं संसद के सदस्यों का शपथ किसमें है 99 में, ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। संसद के सदस्यों का शपथ कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं 99 में। एवं दोनों सदनों का मतदान तथा रिक्त के होते हुए भी सदनों का कार्य करने का शक्ति किसमें पूर्ति होता है, वह 100 आर्टिकल में दी गई है। आगे बढ़ते हैं, मतलब बोला जाता है कि संसद का दोनों अगर क्षेत्र खाली रहेगा तो भी संसद के सदन में कार्य हो सकता है राष्ट्रपति के नजर निगरानी में। यह किस आर्टिकल में दिया गया है, वो आर्टिकल 100 में दिया गया है। एवं आर्टिकल 101 में दिया गया है स्थानों का रिक्त होना, मतलब कि कोई भी स्थान अगर रिक्त होगा तो कौन कौन से व्यक्ति उस पर काम करेंगे। इसके लिए भी पर्सनल आर्टिकल दिए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो दिए हुए हैं, फिर भी ये बात करते हैं सदन का जो कि रिक्त अगर स्थान होगा तो कैसे उसको भरा जा सकता है। तो चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार उसे भरा जा सकता है, सीधी सी बात है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 102 में दिया गया है संसद का सदस्यता के लिए निर्धारताएं क्या क्या हो सकती है। एवं आगे बात करते हैं आर्टिकल 103 में दिया गया है सदस्यों की योग्यता के संबंधित प्रश्न एवं निर्णय। तथा आर्टिकल 104 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 104 आर्टिकल 104। इसमें दिया गया है 99 के अंतर्गत, आर्टिकल 99 के अंतर्गत जो भी सदन के व्यक्ति शपथ लेते हैं, लेने का प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हत न होते हैं अथवा निरहत किए जाने का बैठक करते हैं एवं तथा मतदान करने का दंड भी इसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 19 का भी अगर उल्लंघन करता है, ठीक है, शपथ लेने के बाद प्रतिज्ञा करने के बाद अर्हत करने के बाद भी वह निरहता को अपनाता है, तो क्या होता है कि इनको मतलब दोबारा उसको मतदान करके उसको फिर से चुनाव करने का उसे आदेश बैठने या तो सदन में बैठने का आदेश नहीं दिया जाता या तो चुनाव करने का आदेश उसे दिया जाता है। लोकसभा के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से लिए जाते हैं, वह अधिकतर लोकसभा में सीटों की संख्या कहाँ से है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पर है, पुडुचेरी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा का सर्वाधिक सीटें और कहाँ पर है, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें तो है ही, उसके बाद सर्वाधिक सीटें कहाँ है हमारे भारत में, वो महाराष्ट्र में है, कितना है 48 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राज्यसभा का अस्थायी सदन है क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है जिसको कि विघटित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा जो कि विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, एक और अस्थायी सदन की मान्यता इसे प्राप्त है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो वह लद्दाख है, ठीक है। बात करते हैं भारत की संचित निधि का भारी व्यय क्या क्या होता है, ठीक है। मतलब भारत में जो संचित निधि होता है उनका खर्च किन किन क्षेत्रों में हम लोग कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो भारत का संचित निधि जो होता है राष्ट्रपति का वेतन भत्ता तथा उनके संबंधित जितने भी खर्च होते हैं व्यय होते हैं वो भारत के संचित निधि से ही निकाले जाते हैं, ठीक है। तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भी यहीं से दिया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट करिएगा इनको कि राज्यसभा के सभापति तथा लोकसभा के उपसभापति एवं उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को भी भारत के संचित निधि से ही उनको सैलरी दिया जाता है, ठीक है। एवं राष्ट्रपति का ये चीजें दी जा सकती है, ठीक है। बात करते हैं
ऐसा ऋण बात करते हैं, ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो, मतलब ऐसा कोई कर्जा जिसको कि भारत सरकार पे अगर कोई कर्ज है तो वो भी भारत के संचित निधि से ही निकाल के कोई भी कर्ज तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भी तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन एवं भत्ते इत्यादि चीज़ें भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन ये भी भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तथा ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद के द्वारा निर्मित किए जाते हैं वो भी भारत के संचित, मतलब ऐसा कोई भी व्यय जो कि मतलब भारतीय संविधान के द्वारा उसको निर्मित किया जाता है वो भी भारत के संचित निधि से निकाल के उसको दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देख लिए भारत के संचित निधि से किन किन व्यक्तियों को इनको मतलब यहाँ कहाँ पर खर्च किया जा सकता है, भारत के संचित निधि से किन किन व्यक्तियों पर खर्च किया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगला बात करते हैं परिसीमन। ठीक है, परिसीमन के लिए पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है कौन सा? कितना है वह? क्या है, कितना है लोकसभा सीटों की? 19 है। ठीक है, 19 कितना है, मतलब 69 है। कितनी लोकसभा सीटों की संख्या कितना? उत्तर प्रदेश में 79 है। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, लोकसभा का पहला चुनाव की बात करते हैं वो 25 अक्टूबर 1951 को की गई थी। कब? 21 फरवरी 1952 तक में समाप्त कर दी गई थी। कौन सा लोकसभा का चुनाव की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि लोकसभा का सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे, ठीक है, यदि लोकसभा के सभी सदस्य लोकसभा के बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष पर उनके कार्यकाल की समाप्ति पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं सभी व्यक्ति अगर बहुमत दल पारित कर देते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्ति से पूर्व उसको पद से हटा भी सकते हैं या तो बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक वर्ष में लोकसभा कम से कम कितने सत्र यानी कितने बैठक कर सकते हैं? कम से कम वह 2 करना ही चाहिए। ठीक है, 2 सेक्शन उनको बुलाना ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं लोकसभा में बिहार की बात करते हैं। लोकसभा में बिहार का सीटों की संख्या कितनी है? 40 आवंटित की गई है। तथा किन राज्यों को आवंटित सीटों का योग बराबर माना जाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में 11 तथा मध्य प्रदेश में 29 रखी गई है तथा बिहार में कितनी है? 40 सीटें हैं लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वह 6 वर्षों का होता है। आगे बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो होता है कि स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा उनका कर्तव्य निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? निर्वाचन में जो भी लोकसभा में जो भी व्यक्ति निर्वाचित होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। कौन? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अब इनका जो कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत किसको किसको देते हैं? मतलब निर्णायक मत किसको देते हैं का प्रयोग कब करता है? देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत कब प्रयोग करता है? जब किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष बराबर मत हो जाए तब लोकसभा का अध्यक्ष किसी एक पार्टी को वोट देकर मतलब उनको विजयी घोषित कर सकता है। ठीक है, इससे पहले उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। तथा बात करते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वह जीवी मावलंकर थे। अगला बात करते हैं लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। ठीक है, कौन? लोकसभा लेखा समिति जो कि रखती है, मतलब कोई भी बात करते हैं कि अंतरिम में अगर कोई रिपोर्ट अगर बनता है तो वह संसद के पटल पर रखने का कार्य कौन कर सकता है? लोक लेखा समिति। जैसे कि कोई विधेयक राज्यसभा में या लोकसभा में पारित होता है तो वो उठाकर उनको संसद के पटल पर रखती है। कौन? लोक लेखा समिति का यही काम है। ठीक है, प्राक्कलन समिति की बात करते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्यपालिका कितना होता है? वह 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल की बात करते हैं तो कितना? 1 वर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? वह राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषाधिकार। ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदस्य में कुल कितने सदस्य होते हैं? वह 25 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार के अंतर्गत समिति में दोनों सदनों में कुल संख्या कितनी होती है? वह 25 होती है तथा लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 होती है। इनको भी अंडरलाइन करके थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मतलब गवर्नमेंट बिल की बात करते हैं। मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंटल बिल के मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं इसको अच्छे से। संसद का कोई भी सरकारी बिल है जो कि वह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एवं गैर सरकारी बिल जितना भी होता है वह मंत्री के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है या सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है नीचे, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, लेकिन सब धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है एवं कन्फ्यूजन भी होता है कि प्रत्येक धन विधेयक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों का मनोनयन किया जा सकता है? तो वह 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जा सकता है राष्ट्रपतियों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपतियों का राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता था। हम बात करते हैं राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थे? अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको।
नरगिस दत्त राज्यसभा का सदस्य रहा है, जो कि भारत के पहले अगर एक्टर की बात करते हैं नामांकित होने वाले पहला अभिनेत्री, वो कौन है? नरगिस दत्त राज्यसभा का सदस्य रहा है। इनका कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो कौन है? कितना है? 1980 से लेकर 1986 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, मीरा कुमार, जो कि 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक यह कार्यभार अपना संभाले थे मीरा कुमार। ठीक है, वो प्रथम महिला भारतीय लोकसभा की अध्यक्ष बन चुकी है। ठीक है, बात करते हैं राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक, राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल के संतुष्टि के बिना, अनुमति के बिना वह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मतलब राज्यसभा में कोई भी अगर धन विधेयक पारित होता है तो बिना राज्यपाल की अनुमति या बिना संतुष्टि के बिना उनको पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एवं बात करते हैं वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लगाया गया था? ठीक है, इसको जीवी मावलंकर के खिलाफ उनको पहली बार उसके खिलाफ मतलब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? ठीक है, लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके नियंत्रण में होता है? वो लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत वो नियंत्रण में होता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे उच्च पर पटल पे किसको रखते हैं? संविधान को रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं भारत के संचित निधि, मतलब जो होता है, मतलब हमारा जो कि मतलब फंड होता है, सरकारी संपत्ति जो होता है, मतलब जो भी टैक्स जमा होता है, संचित निधि, जो कि जितना भी टैक्स होता है मतलब एक सरकार के घर में रहता है। ठीक है, तो संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन उस पर भारित नहीं होता है। आपको लगता होगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन उस पर रहता है, एवं राष्ट्रपति का, लोकसभा के अध्यक्ष एवं अटॉर्नी जनरल का भी उस पर होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का भारत के संचित निधि के अनुसार उनको नहीं दिया जा सकता है सैलरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक संसद के, धन विधेयक बोला जाता है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित मतलब किया जा सकता है? तो वह केवल लोकसभा में उनको पुनः स्थापित किया जा सकता है धन विधेयक को। ठीक है, बात करते हैं, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किन सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? वह केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा धन विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राज्यपाल के अनुमति के बिना अनुमति के नहीं। ठीक है, बात करते हैं, बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार की जा सकती है? मतलब जो हमारा राष्ट्रीय बजट होता है तो आर्थिक कार्य मतलब बोला जाता है कौन सा? फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा, इनका आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा मतलब बजट का रूपरेखा तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं, करों और सरकारी टैक्स भी होता है, टैक्स और सरकारी कामकाज के निर्वाहन हुए अन्य प्राप्तियों को संघ सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? वह भारत के संचित निधि में जमा होता है। मतलब जितना भी टैक्स हम लोग देते हैं या तो सरकारी कामकाज होते हैं, वो सभी पैसे कहाँ जाके जमा होते हैं? भारत के संचित निधि में ये सारी चीज़ें जमा होते हैं। तो हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिकल सर्वे की बात करते हैं, प्रतिवर्ष की बात करते हैं, प्रतिवर्ष कब प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, इकोनॉमिकल सर्वे का प्रस्तुत किया जाता है वह आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले किया जाता है। ठीक है, अगर बजट पूछा जाएगा कब प्रस्तुत किया जाता है, देखिए जैसे कि 2026 अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इनका बजट शुरुआती में 2026 में प्रस्तुत कर दी गई थी फरवरी माह में। जैसे कि अभी 27 आएगा तो उनका बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा मतलब 27 के फरवरी माह में पूरा साल का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब सरकार बताती है कि हम अगले पूरे वर्ष में क्या करने वाले हैं, ये बजट के अनुसार वह बताते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिकल प्रतिवर्ष कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष से पहले, अभी हम देख लिए। दूसरा देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है तथा राष्ट्रपति से हस्ताक्षर भी अनिवार्य है। ठीक है, बात करते हैं, लेखानुदान मतलब वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार किस प्रकार का अनुमोदन प्रदान करता है? वह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने को वह अनुमोदन प्रदान करता है, भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत यह किया जाता है। ठीक है, देखते हैं साधारण विधेयक एवं धन विधेयक क्या क्या होते हैं, इसमें देखते हैं अंतर एवं समानताएं देखते हैं, एक बार आप नजर ध्यान से लगाइए। ठीक है, बात करते हैं, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक जो होता है इसे लोकसभा में, राज्यों सभा में बात करते हैं, साधारण विधेयक जो होता है, साधारण विधेयक को लोकसभा तथा राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्ताव रखा जा सकता है। देखिएगा एक फैक्ट यहाँ से निकल गया। ठीक है, बात करते हैं दूसरा हमारा, इसे मंत्री अथवा गैर, बात करते हैं धन विधेयक जो होता है, साधारण विधेयक जो होता है उसको गैर मंत्री तथा उसको सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक जो होता है किसी
गैर मंत्रियों मतलब गैर सरकारी व्यक्तियों के द्वारा इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। धन साधारण विधेयक जो होता है कि राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकार भी किया जा सकता है। कौन सा? धन विधेयक, लेकिन असाधारण विधेयक। लेकिन धन विधेयक जो होता है इसे राष्ट्रपति की संतुष्टि पर पुनः स्थापित किया जा सकता है। कौन सा? धन विधेयक को। ठीक है, आगे बात करते हैं। साधारण विधेयक जो होता है कि साधारण विधेयक को सभा की बात करते हैं अधिकतम 6 माह तक के लिए इसको रोक सकती है। ठीक है, राज्य मतलब संसद इसको 6 माह तक के लिए रोक सकती है साधारण विधेयक को। लेकिन धन विधेयक को संशोधित मतलब बात करते हैं 14 दिन से ज़्यादा इनको नहीं रोक सकता है। कौन सा? धन विधेयक को अगर वह 14 दिन का तक रोकेगा तो अगर रोके रखता है तो फिर भी ठीक है, अगर वह अनुमोदन देता है तो भी ठीक है, नहीं तो 14 दिन के बाद वह स्वतः वह मान लिया जाएगा कि यह धन विधेयक पारित हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। साधारण विधेयक जो कि राज्यसभा भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, साधारण विधेयक जो होता है लोकसभा भेजने एवं अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित नहीं करना होता है तथा धन विधेयक जो होता है इसको अध्यक्ष को प्रमाणित करना पड़ता है कि यह धन विधेयक सच में यह अध्यक्ष के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि सच में यह भारतीय संचित निधि से धन निकालना इनको अनिवार्य है। ठीक है, तो इसीलिए अध्यक्ष के द्वारा प्रमाण किया जाता है। हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट, हम देख लेते हैं भारत के मतलब बात करते हैं। धन साधारण विधेयक जो होता है दोनों सदनों को सहमति की स्थिति में राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन सा? साधारण विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों के लिए धन विधेयक को दोनों सदनों को बुला सकता है बैठक के लिए तथा दोनों सदनों को पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर भेजा जाता है। कौन सा? साधारण बहुमत। लेकिन हम बताते हैं धन विधेयक में क्या किया जाता है, इसमें दोनों सदनों की सहमति का कोई मतलब आवश्यकता नहीं होता है तथा इसलिए बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। इसे केवल लोकसभा से पारित होता है तथा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के लिए इसे भेजा जा सकता है। कौन सा? धन विधेयक। आगे बात करते हैं। साधारण विधेयक जो होता है यह विधेयक लोकसभा के अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि होता है साधारण विधेयक जो होता है यह लोकसभा के द्वारा अस्वीकार होने पर इसे सरकार का त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अगर लोकसभा से अगर यह अस्वीकार कर लिया जाएगा तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है यदि मंत्री ने प्रस्तुत किया है तो। ठीक है, अगर कोई मंत्री अगर प्रस्तुत किया है साधारण विधेयक और उसको मतलब लोकसभा के द्वारा अगर उसको संविधान में मतलब रद्द किया जाएगा तो अगर किसी मंत्री के द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या होगा कि उनको उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए अर्हत किया जा सकता है। मतलब बोला जाएगा कि यह घोटाला किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यह बोला जाता है क्योंकि इसी के केस में लालू यादव गिरफ्तार है। मतलब इसी के केस में लालू यादव मतलब चारा घोटाले में इन्हीं ऐसे ही चीज़ें होता है। जैसे कि उन्होंने धन विधेयक पारित करवा दिया साधारण विधेयक, लेकिन बाद में पता चला है कि उस धन विधेयक जो कि होता था साधारण विधेयक वो उन्होंने पारित करवा लिया एवं उन्होंने पता चला कि वो अपने खर्च के लिए उन्होंने किया था, जिसके लिए उसको पद से त्याग पत्र दिलाया और वर्तमान में उनको जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बात करते हैं धन विधेयक जो होता है यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकार होने पर कोई भी सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है, लेकिन यह लोकसभा में कोई एक विशेष सरकार के द्वारा यह प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात करते हैं साधारण विधेयक जो होता है। साधारण विधेयक जो होता है इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। कौन सा? साधारण विधेयक को। लेकिन जो होता है धन विधेयक इसको राष्ट्रपति के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया सकता है, लेकिन इसे पुनर्विचार के लिए तैयार किया जा सकता है। ठीक है, VVI देख लीजिए, डाटा एक बार पकड़ लीजिए, डायरेक्ट माइंड मैप है। ठीक है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्य को गठित की जा सकती है? बात करते हैं प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो वह संसद के किस सदस्यों का गठन करती है? तो वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उसको गठन किया जा सकता है। ठीक है, इनको इंपॉर्टेंट मार लीजिए। प्राक्कलन समिति जो होता है संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जा सकती है? वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उनका गठन किया जा सकता है। इसको VVI लगा लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कोई भी कानूनी विधेयक मतलब जो भी लीगल बिल होता है। ठीक है, कोई भी कानूनी विधेयक सदन के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? वह संसद के किसी भी सदन में कोई भी कानूनी विधेयक पारित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध हो सकती है। ठीक है, देखिए बात करते हैं संसद का जो भी सदन होता है दोनों सदनों में लोकसभा का एवं राज्यसभा का कोई भी साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक दोनों में कोई भी पारित किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई यह बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितनी अंतराल होता है? ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, संसद के 2 सत्र मतलब 2 बैठक के अंदर कितने समय का अवधि होना चाहिए? वह 6 महीने तक का अंतर होना चाहिए। संसद के 2 सत्र मत मान के चलिए कि आज एक सत्र बैठा तो अगला सत्र कब बैठेगा? वह 6 महीना के बाद बैठेगा। ठीक है, यही होगा सत्रों का मध्य मतलब अधिकतम अंतराल की बात कर रहा है। ठीक है, आकस्मिक निधि जो होता है आकस्मिक निधि जो होता है उनको राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? ठीक है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति किस तरह उसको व्यय कर सकता है बिना संसदीय स्वीकृति के? बात करते हैं अगर भारत में कहीं भी मान के चलिए कि आकस्मिक आपदाएं जैसे कि कोरोना हो गया या कुछ चीज़ें हो गई जिनके अंतर्गत मतलब काफ़ी मतलब इमरजेंसी भारत में देख रहे हैं तो राष्ट्रपति उनको खर्च कर सकते हैं बिना संसद की अनुमति के बिना। यह आर्टिकल किस में दी गई है? आर्टिकल 109 में दी गई है। ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोई भी मतलब कोई भी आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति उसको खर्च कर सकती है बिना संसद की अनुमति के बिना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? ठीक है, द्वितीय वाचन में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने वाचन होते हैं हमारा
संसद के सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 साल होते हैं। कौन कौन सा? पहला वाचन कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है, तथा दूसरा काल कौन सा होता है? शून्यकाल होता है, तथा तीसरा कौन काल होता है? बहस का, मतलब बजट का सत्र चलता है। 3 बजे मतलब आम बहस चलता है हमारे सदन में जब भी बैठक बैठती है। ठीक है, बात करते हैं कि लोकसभा में विधेयक पर आम बहस कब किया जा सकता है? वह द्वितीय वाचन में, मतलब प्रश्नकाल में ही कोई व्यक्ति उनको प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी को कि शून्यकाल बोला जाता है। दूसरा प्रश्नकाल, पहला प्रश्नकाल तथा दूसरे को शून्यकाल, तथा तीसरा को बहस बजट बोला जाता है, बहस काल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कटौती प्रस्ताव की बात करते हैं, कट माउंटेन की बात करते हैं। कटौती प्रस्ताव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वह समाकलन प्रस्ताव से नाम से जाना जाता है कटौती प्रस्ताव को। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कटौती प्रस्ताव जो होता है समाकलन प्रस्ताव के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, वर्ड डिफरेंट है, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं यदि कोई धन विधेयक की बात करते हैं, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, ठीक है, स्वीकृत कर लिया जाए तो राज्यसभा से इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोका जा सकता है? ठीक है, 14 दिन तक रोका जा सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यदि कोई धन विधेयक राज्यसभा से अगर स्वीकृति पास हो जाती है, लेकिन उसको राष्ट्रपति के द्वारा जब उसको भेजा जाता है, तो अगर वह अधिकतम राष्ट्रपति उनको कितना दिन तक रख सकती है? तो उसको 14 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन वह स्वतः पारित माना जा सकता है। तो इसीलिए यह किया था हमारे किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कब किया था ये इसमें किया था? डाकघर, जो किया डाकघर समझौते पे उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, बात करते हैं यदि वार्षिक बजट लोकसभा के द्वारा पारित न हो तथा प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद पर सहित त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए, बात करते हैं यदि वार्षिक बजट संघीय बजट की बात करते हैं, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित न हो तथा प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सभी त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, इसीलिए अगर बात करता है, अगर कोई प्रधानमंत्री अगर कोई विधेयक पारित करता है, लेकिन वह दोनों सदनों में अगर पारित नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी उनके जितने भी सदस्य होते हैं सबको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा का जो कि है सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, बात करते हैं इसीलिए यह दोनों सदनों का बैठक कर सकती है। आगे बढ़ते हैं संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ठीक है, संसद के किस समिति में, अंडरलाइन करिएगा, संसद के किस समिति में, दोनों को अंडरलाइन कीजिएगा कि लोकसभा का एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? वह लोकसभा का अध्यक्ष बुला सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो एवं कौन व्यक्ति होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, बात करते हैं संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ठीक है, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसको लोकसभा के द्वारा इसको मनोनीत करके, इसको चुनाव करके इनको मतलब प्रोन्नति प्रदान की जा सकती है। ठीक है, अगला बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियां जैसी होती है जो कि भारत में किसी भी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी की राज्य की अनुमति के बिना। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि जैसे कि आर्टिकल हमारा 2 या 3 में जैसे दिया गया है कि हम किसी भी विदेशी रियासत को या जैसे कि अपने भारत में मिला सकते हैं, या तो अपना भारत के राज्य में सीमा परिवर्तन या राज्य को खंडित कर सकते हैं या कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के तहत जैसे कि बोला जाता है तो सांसद कर सकती है, लेकिन यह बिना राज्य की अनुमति के बिना वह बिल्कुल कर सकती है, कानून बना के वह कर सकती है, किसी भी राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं संसद की लोक लेखा समिति की बात करते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है? ठीक है, प्रमुख कार्य शासन, वित्तीय लेखा समिति विनियम तथा नियंत्रक महालेखा मंत्री का सपोर्ट करना, परीक्षण करना होता है। ठीक है, बात करते हैं लोक लेखा समिति का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो क्या होता है, डायरेक्ट लगाइएगा इसको टिक कि लोकसभा का समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है कि वित्तीय लेखा तथा विनिमय तथा नियंत्रित महालेखा परीक्षक सपोर्ट का परीक्षण के लिए सपोर्ट करना इनका काम होता है। किनका? लोक लेखा समिति का। ठीक है, बात करते हैं संसद, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ठीक है, भारतीय संसद किसके माध्यम से भारत पर प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? वह संसदीय समितियों के माध्यम से वह भारत पर प्रशासन पर नजर रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में कितने हैं? 245 सदस्य, जिसमें कि 229 सदस्य राज्यसभा तथा 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में चूंकि राज्यसभा में कितनी सदस्य है? 245, चूंकि वर्तमान बढ़ाकर 250 कर दी गई है, जिसमें कि लिमिटेड है 229 सदस्य की अगर बात करते हैं तो यह राज्यसभा से आएंगे। ठीक है, किसमें? एवं 4 सदस्य जो हो गए संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे तथा 12 व्यक्तियों का जो कि 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा उनको मतलब चुनाव करके उनको ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, मतलब उनको मतलब सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? ठीक है, सरकार के द्वारा लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए
लोकसभा में बात करते हैं। लोकसभा में सरकार के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव उसको पारित करना होता है? वह विश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदस्यों में बात करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो वह बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्टली अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक किस विधेयक पर बैठी थी? तो वह भारत के दहेज उन्मूलन विधेयक, जो कि वर्ष 1961 में धन विधेयक जो आया था, जिसमें कि यह बोला गया था दहेज का उन्मूलन किया जाए, जिसमें कि भारतीय संसद का दोनों संयुक्त बैठक करके इन पर बहस की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1961 में दहेज प्रथा का उन्मूलन के लिए इन्होंने बात की थी। कब किया गया था? देखिए डायरेक्ट बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनको बीबीआई करिएगा। भारत के संसद में दोनों शपथ, ठीक है। बात करते हैं भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? इसके बाद नहीं हुई है, तो वह कौन सा? दहेज उन्मूलन विधेयक, जो कि 1961 में की गई थी, जो कि यह दहेज उन्मूलन किया गया था, ठीक है, जो कि 1961 में की गई थी। यहाँ से इसमें डायरेक्ट पूछता है तथा दहेज उन्मूलन, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमीशन जो बात करते हैं, कमेटी की बात करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इनको अंडरलाइन करिएगा कि संसद में लोकसभा समिति की बात करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमीशन कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा उनकी नियुक्ति की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, करती है, ठीक है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य में सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है, ठीक है। संसद का विधानसभा में तब उनकी सदस्यता समाप्त समझी जा सकती है जब वह सदन को सूचित किए बिना 60 दिनों तक वह अनुपस्थित रहता है। अगर कोई व्यक्ति, तो उनको संसद में उपस्थित रहने व लगातार 60 दिन तक अगर वह अनुपस्थित रहता है, तो बिना मतलब सूचना के, तो उनको संसद की सदस्यता रद्द माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसद राज्य सूची के किसी बात करते हैं, इनको अंडरलाइन करिएगा 60 दिन वाला, ठीक है। जैसे कि संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बन सकते हैं? ठीक है, संसद के राज्य सूची पर संसद के स्थगन प्रस्ताव की बात करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ तक हम देख रहे थे। संसद की सूची के विषय में कानून कब बना सकती है? ठीक है, संसद के विषय में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जब यदि राज्यसभा में ऐसे संकल्प पारित हो जाते हैं, तो संसद के द्वारा वर्ष 1979 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक में वयस्क होने की आयु कितनी होती है? वह 18 वर्ष होती है, जो कि ये कोई व्यक्ति जैसे कि वोट दे सकता है, तो वह वयस्क समझा जा सकता है, ठीक है। तो किसके अनुसार यह कब किया गया था? यह पारित 1989 में यह विधेयक शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितना होता है? वह 1 घंटा होता है, ठीक है। शून्यकाल की अवधि होता है कितना? 1 घंटा होता है। आगे बात करते हैं संसद में स्थगन प्रस्ताव की बात करते हैं। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है, ठीक है। बात करते हैं जो स्थगन प्रस्ताव जब लाया जाता है संसद में, पहला क्या होता है? प्रश्नकाल, एवं दूसरा होता है शून्यकाल, तीसरा होता है स्थगन प्रस्ताव, जिसमें कि बहस करते हैं सभी मंत्री आपस में बैठ के, ठीक है। आगे बात करते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? वह न्यायिक समीक्षा के द्वारा भारतीय संसद की संप्रभुता को नियुक्ति की जा सकती है। बात करते हैं संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश से लिया गया है? ठीक है, किस देश की देन है? ठीक है, भारत की, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में ये कहीं भी शून्यकाल कहीं से नहीं लिया गया है, भारत से ही पुनः इनको तैयार कर दिए गए हैं, ठीक है। इनको अंडरलाइन करिएगा। अगर दे दिया जाएगा तो मिस्टेक कर दीजिएगा कि ब्रिटेन होगा या फ्रांस होगा या कहाँ इटली होगा या जर्मनी होगा, तो ऐसा नहीं है। ये भारत से ही मतलब ग्रहण किया गया है, भारत के संसद में शून्यकाल को, ठीक है। आगे बात करते हैं संसद की कार्यवाही की प्रथम घंटा क्या कहलाती है? प्रश्नकाल तथा दूसरा घंटा क्या कहलाता है? शून्यकाल तथा तीसरा क्या कहलाता है? मतलब बजट प्रस्ताव किया जा सकता है, ठीक है। इत्यादि हम देख लिए अभी सदस्य के बारे में। संसद, अगला चैप्टर हमारा है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जानते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन क्या क्या बनता है, उसको इंपॉर्टेंट भी हम कराते रहेंगे। देखिए, उच्चतम न्यायालय की अधिकतम क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसमें होता है? मतलब उच्चतम न्यायालय में अधिकतम क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? वह संसद के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम क्षेत्रों को कौन बढ़ा चढ़ा सकता है? तो वह संसद बढ़ा घटा सकती है, ठीक है। इनको अधिकार होता है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंडरलाइन करिएगा और वीवीआई कर लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? वह 28 जनवरी 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी कार्यवाहक या न्यायाधीश होते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? वह 34 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिनका कि 3.5 लाख वेतन होता है एवं बाकियों का कितना है? 2,80,000 वेतन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील अधिकरण, मतलब बात करते हैं दूरसंचार विवाद निपटारा तथा अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मतलब बात करते हैं जितने भी दूरसंचार होते हैं, जैसे कि मोबाइल अगर नेटवर्किंग ये सारी प्रॉब्लम है, या तो अपील कोई भी
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वह संसद के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद के द्वारा की जा सकती है, ठीक है, जो कि वर्तमान में 34 से कितना अभी आप बताएं 38 हो गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? ठीक है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको किस प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जा सकता है पद से? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर उनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लागू की जा सकती है, ठीक है। सेवानिवृत्ति की बात करते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो कि होता है इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, तो किसी भी न्यायालय में सेवानिवृत्ति मतलब जब वह पद मतलब अगर नियुक्त भी होते हैं एवं वह पद से अगर त्यागपत्र भी अगर देते हैं, ठीक है, मतलब उनको अगर रिटायरमेंट मिलता है, तो भारत के किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकते हैं। कौन? मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। समानतः उच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली करता है, ठीक है। बात करते हैं समानतः उच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है एवं परंतु इसका अनुमोदन वह किसी भी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, ठीक है। इससे पहले अगर पूछा जाएगा कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय का कहाँ गठन किया गया, तो कलकत्ता में एवं कहाँ पर किया गया है, या कर्नाटक में, सॉरी ये बोलते हैं आंध्र प्रदेश में 2 बार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः यह बोला जाए कि कहाँ पर इनका सुनवाई करता है, तो यह दिल्ली में करता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन करता है कौन? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह किसके अनुमोदन पर अगर करे तो यह राष्ट्रपति के अनुमोदन पर यह कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की बात करते हैं, मतलब उनका रिटायरमेंट की अगर बात करते हैं तो कितना होता है? 65 वर्ष होता है, या तो 5 वर्ष या 6 वर्ष होता है। आप कमेंट करिए तो एक बार। 5 वर्ष एवं 65 वर्ष तक में वह अपना सेवानिवृत्ति यानी मतलब अपने पद से त्याग देते हैं, ठीक है। बात करते हैं भारतीय संविधान में कौन सा संविधान विवाद, बात करते हैं भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में शामिल संबंधित किए गए थे? वह आर्टिकल 134 का फर्स्ट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन में संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई न्यायालय में अगर कोई अगर वह किसी को अगर वह दे रहे हैं मतलब सूचना दे रहे हैं या तो अगर न्याय कर रहे हैं, तो कम से कम उच्च न्यायालय में वह सदस्यों की मतलब सर्वोच्च न्यायालय में मतलब मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 होनी चाहिए, तभी वह कोई भी मामले में सुनवाई कर सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख लेते हैं इनको एक बार, ठीक है। तो देखते हैं संविधान सभा का भाग कितने में रखा गया, ठीक है। संविधान सभा को 5 भाग 5 के अंतर्गत इसे रखा गया, जिसमें कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक रखे गए हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान रखते हैं कितने से लेकर 124 से 147 तक, ठीक है। इनको घेर लीजिएगा, भाग एवं आर्टिकल, ठीक है, भाग एवं आर्टिकल इनको घेर के याद रखिएगा, ठीक है। कितने भाग है, कौन से भाग में है? भाग 5 में है संविधान के उच्च न्यायालय के सभी प्रावधान तथा आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में रखे गए हैं, ठीक है। बात करते हैं 124 में क्या दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में संबंधित प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 124 में। तथा बात करते हैं आर्टिकल 125 में इनकी चर्चा नहीं दी गई। 126 में बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा एवं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तथा बात करते हैं अनुच्छेद 128 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश जो होता है हेड कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। बात करते हैं 127 के अनुसार मतलब हेड जस्टिस की नियुक्ति की जाती है, ठीक। बात करते हैं 128 की बात करते हैं। 128 आर्टिकल के अंतर्गत सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों का मतलब क्या कहते हैं? रिटायरमेंट सर्वोच्च न्यायालय के बैठक की उपस्थिति होने पर बुलाकर ही किया जा सकता है, ठीक है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जब रिटायरमेंट होगा, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 129 जिसमें बात करता है उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय बोला जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय जो कि घोषित करता है अभिलेख न्यायालय मतलब लिखित पत्र देता है जो कि संसद के पटल पर उसे रखा जाता है, तो जो कि अभिलेख न्यायालय जो कि आर्टिकल 129 के तहत वह कार्य करते हैं। एवं आर्टिकल 130 जो होता है उच्चतम न्यायालय का स्थान जो होता है निर्धारित करने की मुख्य नियुक्ति न्यायाधीश के शक्ति होता है, ठीक है। बात करते हैं उच्च न्यायालय का जो कि स्थान का निर्धारण करने की शक्ति वह किसके पास होता है? वह किसके पास होता है? वह न्यायाधीश की शक्ति के बारे में बात करता है आर्टिकल 130 के अंतर्गत। आर्टिकल 131 में बात करता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता के बारे में बात करता है। उच्चतम न्यायालय में मतलब न्यायाधीशों का क्या मूल अधिकार होगा, वह आर्टिकल 131 में वह उनका निर्धारण दिया गया है। तो आर्टिकल 136 में दी गई है, आर्टिकल 136 में दी गई है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष नियुक्ति, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल से छूट रहा है, बीवी लगा रहे हैं, ठीक है, वही तो हम लगवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि छूट रहा
रहा है कि जैसे कि आर्टिकल यहाँ से अंडरलाइन करते रहना है, ठीक है। एवं ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है उनको हम ज़्यादा ही लगा देते हैं, लेकिन अंडरलाइन करना ना भूलें, ठीक है। तो आर्टिकल 136 के अंतर्गत होता है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष मुक्ति का प्रावधान करता है, ठीक है। अगर कोई भी अगर अपील सुनाएगा, मतलब कानूनन अगर वह सुनाना चाहता है, जैसे कि वह न्याय सुनाना चाहता है, तो आर्टिकल 136 के अंतर्गत कम से कम 5 सदस्य होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तभी वह सुनवा सकती है, मतलब क्या कहते हैं, ये न्याय सुना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय को पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 137 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के लिए पुनर्विचार की शक्ति के बारे में दिया गया है, मतलब पुनर्विचार वह कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे इनको वीवीआई कर लीजिएगा आर्टिकल 137 को, कि कौन से आर्टिकल के तहत पुनर्विचार कर सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो आर्टिकल 137 के लिए पुनर्विचार करके फिर से कानून बना के उनका संशोधन करके या तो उनको न्याय सुना सकती है किसी भी व्यक्तियों को किसी भी मामले में, ठीक है। आर्टिकल 141 की बात करते हैं। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि सभी घोषित जो होता है विधि सभी न्यायालयों का बाध्यकारी होता है, ठीक है। बात करते हैं जैसे अगर कोई उच्चतम न्यायालय अगर कोई कानून पारित कर दी जाती है तो आर्टिकल 141 के तहत उसके खिलाफ कहीं भी केस नहीं की जा सकती, आर्टिकल 141 में दी गई है, ठीक। एवं बाध्यकारी कहीं नहीं होगा, यह उच्चतम न्यायालय का यह प्रावधान दिया गया है 141 अनुच्छेद 141 में, ठीक है। बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालयों की परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है, ठीक है। आर्टिकल 143 में दी गई है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने की शक्ति देती है, मतलब विचार विमर्श करने की शक्ति देती है आर्टिकल 143 में। एवं आर्टिकल 145 में देखिए सब वीवीआई है, ठीक है। जो आर्टिकल छूट रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको याद करिएगा, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 145 में है कि इनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन के न्याय की मतलब से न्याय की कार्य की पद्धति की प्रक्रिया चालू की जा सकती है, लेकिन विनिमय करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है, ठीक है। बात करते हैं, देखिए इनको आर्टिकल 145 में क्या है कि कार्य पद्धति प्रक्रिया अगर जो भी है तो उच्चतम न्यायालय को विनियम के अनुसार इनको नहीं चलाया जाएगा, इनके लिए नियम बनाकर कोई भी कार्य चालू किया जाएगा। यह आर्टिकल 145 में इसका अनुमोदन किया गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 146 में दिया गया, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों को सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए जाते हैं। कितने, मतलब उच्चतम न्यायालय में जितने भी सेवक होते हैं इसके बारे में प्रावधान करती है आर्टिकल 146 के अंतर्गत, ठीक है। इनको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। इत्यादि हम देख लिए अभी उच्चतम न्यायालय के बारे में, आगे और देखते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन तथा संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। इनको नीचे का जो भी लाइन दिए गए हैं इनको याद कर लीजिएगा एक बार, कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी होते हैं जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन भत्ते पेंशन एवं सब चीज़ें उनको संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के माध्यम से बात करते हैं। केंद्र और राज्यों के माध्यम से होने वाले विवादों का निर्णय कौन करता है, तो वह कौन कर सकता है, वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा कर सकती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत करती है, मतलब बात करिए जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर बात करती है कि इनमें अगर हो जाएगा विवाद हो जाएगा तो यह उच्च न्यायालय इनका नियुक्ति कर सकता है एवं इस पर बहस करके इनको दंगे को शांत कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस प्रतिपादन में किया है, मतलब मूल अधिकार में परिवर्तन किस में किया है, केशवानंद भारती बनाम जो कि 1973 में केरल राज्य से संबंधित है, जो कि मूल अधिकार में संशोधन किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसको अंडरलाइन करिएगा केशवानंद भारती बनाम बात को, ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से एवं इस भी इनका याद रखने का कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। सर्वोच्च बात करते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है एवं अन्य जगहों पर या नहीं। तदर्थ क्या हुआ, जैसे कि मान के चलिए कि व्यक्ति अगर जानकार है तो वह व्यक्ति तदर्थ मतलब टेम्पोररी वह जज बन सकता है, कहाँ पर, उच्च न्यायालय में, लेकिन अन्य न्यायालय में नहीं बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में बन सकता है लेकिन जिला न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इत्यादि अन्य जगहों पर नहीं बन सकता है, लेकिन यह उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आगे बात करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उनके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पूर्वालोकन हेतु अधिकृत करता है, वो आर्टिकल 137 के तहत बोला जाता है। आर्टिकल 137 के तहत संविधान में निर्णय अथवा आदेश का पुनरालोकन किया जा सकता है, मतलब उसमें सुधार किया जा सकता है। किसके अनुसार, आर्टिकल 137 के तहत मतलब सुधार किया जा सकती है, कोई भी पुनरालोकन या तो निर्णय लेने से पहले उनमें सुधार किया जा सकती है आर्टिकल 137 के तहत, ठीक है। भारत के संविधान में मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत पुलाए पहुंचा जाए तो क्या है, वह न्यायिक समीक्षा है, मतलब जिनके इसमें प्रावधान दिए गए हैं सारे के सारे क्या है, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत इनका प्रावधान दिए गए हैं, कौन से, भारतीय संविधान में। आगे बात करते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, वह सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है एवं संविधान में संशोधन भी सर्वोच्च न्यायालय या संसद कर सकती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता के लिए अंतर्गत मामले जो कि मूल अधिकार का परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। मूल अधिकार का परिवर्तन करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। बात करते हैं भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है, वह सर्वोच्च न्यायालय होता है, भारतीय संविधान का संरक्षण। एवं बात करते हैं न्यायाधीशों एवं प्राप्त उन्मुक्तियाँ क्या क्या होती है न्यायाधीशों के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से
होते हैं न्यायाधीश, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आर्टिकल 121 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का आचरण संबंधित एवं संसद की चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, बात करते हैं जैसे उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद उन पर मतलब क्या कहते हैं, इसमें उनके आचरण पर दाग लगा सकती है तथा चर्चा पर भी इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। कौन? संसद। ठीक है, किसमें दी गई है? आर्टिकल 121 में दी गई है तथा इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी आचरण विषय पर संसद के कोई चर्चा नहीं करेगी। ठीक है, जैसे बात करते हैं इसके लिए वह किसी भी व्यक्ति से चर्चा नहीं कर सकती। उच्च न्यायालय किसी भी परामर्श के बिना भी मतलब किसी भी मंत्रियों के आचरण पर या किसी भी न्यायाधीशों पर या किसी भी व्यक्ति पर आचरण पर वह अंगुली उठा सकता है, लेकिन इसके लिए वह कहीं से अनुमति नहीं लेगा, जिसमें दिया गया आर्टिकल 121 में। एवं ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव भी संसद के विचार में चल रहा होता है तो वह हटा सकता है एवं आचरण के संबंधी चर्चा कर सकेगी। देखिए वह पद से हटा भी सकता है, लेकिन इसके बारे में चर्चा भी कर सकती है, इत्यादि चीज़ें आर्टिकल 121 है। आर्टिकल 121 को जो है आप VVI कर लीजिए, अंडरलाइन करके इसको एक बार रिपीट करिए। ठीक है, समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। न्याय की अवमानना। देखिए भारतीय संविधान में जो दी गई है मुख्य न्यायाधीशों के बारे में, भारत में न्याय की अवमानना क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अवमानना संबंध के शक्तियों का प्रावधान किया गया। जैसे शक्ति मतलब अवमानना मतलब कि इनका कितना वैल्यू होता है, इनके बारे में चर्चा की गई। कितने? 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा 215 में उच्च न्यायालय, जो कि जिला में होता है, राज्य में होता है। ठीक है, बात करते हैं न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या क्या होता है। न्यायाधीशों पर क्या क्या प्रतिबंध होता है, देखते हैं इसके बारे में। न्यायाधीशों पर क्या क्या प्रतिबंध होता है। कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका है वह भारत के किसी भी न्यायालय में प्राधिकारी करके वह वकालत का कार्य नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। लेकिन वह किस आर्टिकल के तहत? 124 के 7 के अंतर्गत या किसी भी मामले में या राज्य में वकालत नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है, वो है कौन सा? न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि भारत के वह प्रथम मुख्य दलित न्यायाधीश कौन हुए हैं, तो वह न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। इंपॉर्टेंट करिएगा इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। कौन? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। मतलब बात करते हैं इसका संविधान की व्याख्या जो होता है, संबंधित विवाद जो कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है, वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा साउंड कम आ रहा होगा। अब बताइए मामले में कानूनी मामले पर उच्च न्यायालय से किससे परामर्श ले सकते हैं। मतलब बात करते हैं कानूनी मामले में उच्च न्यायालय व राष्ट्रपति से सलाह ले सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल अधिकार व्यक्ति जैसे जैसे उसका बात करते हैं मूल अधिकार के व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे तो उसे उसके तहत अपनी जिंदगी में रूपरेखा तैयार करने के लिए समक्ष बनाने तथा यह धारणा लोक गोलकनाथ बनाम ने स्टेट ऑफ पंजाब राज्य से संबंधित किया गया। देखिए इनको समझिएगा, अगर मूल अधिकार अगर कोई व्यक्तियों को अच्छा लग रहा है तो वह उनको अपना सकता है। इनके लिए संशोधन कब किया गया था? गोलकनाथ बनाम स्टेट पंजाब राज्य से यह संवैधानिक संशोधन किया गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, VVI करिएगा। मतलब मूल अधिकार जो कि व्यक्तियों को अच्छा लग रहा है तथा उससे किसी व्यक्तियों को जिंदगी में रूपरेखा तैयार कर रही है या तो अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए संशोधन जो किया गया था एवं भारतीय मूल अधिकार में इसको जोड़ा गया। तो किसमें जोड़ा गया था? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ राज्य पंजाब से जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा देता है? वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, जिसको कि हम लोग भारतीय संविधान आर्टिकल में जो कि 32 में दी गई है, डॉक्टर भीमराव के द्वारा इनको संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अपीलीय न्यायालय जो की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो कि अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से विभाजित करती है तो देखते हैं इनको। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलीय न्यायालय अनुच्छेद 132 में बात करते हैं, मतलब संविधान के बारे में अपील कर सकता है न्यायालय, मतलब न्याय सुना सकता है आर्टिकल 132 के तहत। सिविल मामलों में जो जुड़ी अपीलें जो होता है वो आर्टिकल 133 के अनुसार सुना सकते हैं। काफ़ी चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, एवं आपराधिक विषय पर जो जुड़ी अपील जो होता है न्याय सुनाता है वह आर्टिकल 134 तथा 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति की जाने वाली अपीलें जो कि आर्टिकल 136 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, संविधान में अगर कोई गड़बड़ चीजें चल रही है आर्टिकल 132 के तहत उनको सुधारेगा। लेकिन सिविल मामले में जैसे कोई परीक्षा पेपर रद्द होती है या तो किसी भी पदाधिकारी कोई घोटाला करता है या तो इत्यादि चीजें करता है, उस पर जो मुकदमा चलाया जाएगा या तो न्याय सुनाया जाएगा तो आर्टिकल 133 के तहत सुनाया जाएगा। लेकिन कोई अगर अपराधी अपराध करता है तो उनको आर्टिकल 134 के अंतर्गत उसको सजा सुनाया जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कोई भी विशेष जैसे कि घोटाला हो गया, चारा घोटाला इत्यादि चीज़ें, आपसी विवाद जैसे हो गया, जैसे कि बात करते हैं राष्ट्रपति शासन, संपत्ति, सारे इस चीज़ों पर अगर कोई भी अन्य चीज़ों पर अगर वह सुप्रीम कोर्ट जो सुनाता है मतलब अपना अभिभाषण या अपील सुनाता है वो आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुनाता है। देखिए चारों ही इंपॉर्टेंट है और चारों VVI लगाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के वकील होना चाहिए? कम से कम 10 वर्ष। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई व्यक्ति अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में नियुक्ति होती है तो वो कम से कम कोई भी राज्य में 10 वर्षों तक वो वकालत किया हो, या तो वो कानून के अच्छा जानकार हो राष्ट्रपति की नज़र में, नहीं तो वह गृह विभाग में अच्छा वह जानकार हो, कानून के संरक्षण में वह कार्य कर रहा हो, इत्यादि चीज़ होगा तो वह सर्वोच्च न्यायालय के वह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में उसको नियुक्ति मिल जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, न्यायिक पूर्वालोकन की बात करते हैं। मतलब अगर कोई विचार विमर्श कर लिया गया तो उस पर पूर्वालोकन की बात करते हैं। पूर्वालोकन कर सकती है, उस पर विचार विमर्श कर सकती है। इसका अर्थ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय राज्य का ऐसे कानून जो कि संविधान में विपरीत हो तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है न्यायिक पूर्वालोकन। क्या बोला जाता है? न्यायिक पूर्वालोकन क्या बोला जाता है? जैसे कि संविधान में कोई संविधान या आर्टिकल कोई चल रही हो जिसमें कोई होता है, ठीक है, तो उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के न्यायालयों में किसे मतलब अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ठीक है, उच्च न्यायालयों के एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ठीक है, भारत के न्यायालय में कौन से अभिलेख को, ठीक है, इनको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, भारत के कौन से अभिलेख को माना जाता है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ठीक है, बात करते हैं अभिलेख न्यायालय किन किन न्यायालय को माना जाता है? उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, लेकिन मतलब सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना जाता है अभिलेख न्यायालय। ठीक, बात करते हैं लोक हित, बाद में करते हैं PIL। ठीक है, पब्लिक इलीगल लिटरेसी की बात करते हैं। ठीक है, हित न्यायालय की बात करता है कि संकल्पना का उद्देश्य किस देश से लिया गया है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है, लोगों के हित के बारे में विवाद नहीं हो, उनके बारे में कानून प्रक्रियाएं बनाई जा सकती है। यह कहाँ से लिया गया है? भारतीय अनुराष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इत्यादि चीज़ें हम देख लिए हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा उस सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम देख लिए हैं। एक लाइन है नीचे और हम देख लेते हैं इसको। मूल अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत उसको आर्टिकल 226 के तहत उस पर रीट जारी कर सकती है। ठीक है, रीट कितने प्रकार का जारी होता है? 5 प्रकार की रीट जारी होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण एवं लोकमान व्यवस्थाएं तथा उस पर सजा मुक्ति, दंड मुक्ति। ठीक है, इत्यादि 5 रीट है सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा का मतलब को वारंटो का मतलब होता है कि हम तुमको आदेश देते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमारा जो सेशन चल रहा है अभी वो है हमारा इंडियन पॉलिटी। पिछले दिनों मैंने काफ़ी सारे चैप्टर के बारे में चर्चा कर लिया है एवं आज का जो चैप्टर होगा हमारा वो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके पहले हम बात कर लिए फंडामेंटल राइट, मतलब हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो मूल कर्तव्य के बारे में हम देखते हैं क्या की जानकारी हमें मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बात करता है किस देश से संवैधानिक प्रावधानों का प्रभावित होकर, बात करता है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो वह कौन सा है? पूर्व सोवियत संघ से भारतीय मूल संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में हमें जानकारी मिलता है? तो वह गया भाग 4 का A। ठीक है, भाग 4 में अगर मिलता है तो क्या मिलता है? हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सी? फंडामेंटल राइट्स एवं फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करते हैं तो भाग 4 के A में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमें जानकारी मिलता है। आगे बात करते हैं स्वर्ण सिंह समिति के संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची का गठन किया गया था। बताइए 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? ठीक है, बताइए केंद्र, राज्य एवं शक्तियों का बंटवारा किस में है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के संविधान के
मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? ठीक है, मूल कर्तव्य जो होते हैं भारतीय संविधान में दो वर्गों के तहत उन्हें रखा जाता है। वह नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के तहत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता, संग्राम एवं उच्च आदर्शों का सम्मान कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? नैतिक कर्तव्य करता है। कौन? मोरल ड्यूटी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति पर्यावरण एवं बात करते हैं प्रकृति पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण की अगर बात करते हैं तो नागरिकों को क्या है? ये सारी मूल कर्तव्य है। ठीक है, जैसे कि मूल कर्तव्य जो कि आप देखते होंगे सरकारी स्मारक हो गया, जहाँ पर्यावरण देखते होंगे, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सभी क्या है? मूल कर्तव्य। एवं राष्ट्रीय महत्व संस्थानों को स्मारकों की रक्षा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं कि राष्ट्रीय महत्व स्थलों का, ठीक है, राष्ट्रीय जैसे जो भी राष्ट्रीय महत्व स्थल है तो उसमें जो कि बात करता है स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसे रखा जाता है। ठीक है, यह जो कि ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार बोला जाता है कि आप राष्ट्रीय संस्थान जैसे जो सारी चीज़ें हैं उनका आप संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे महिलाओं के सम्मान के लिए बात करता है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक के कर्तव्य है कि यह अनुच्छेद हमें किस में मतलब सम्मिलित की गई? ठीक है, भारतीय महिलाओं का जो सम्मान हम करेंगे वह कर्तव्य जो कि हमारा आर्टिकल 51 में दिया गया, 51 के क के 5 में दिया गया है कि भारत में हम व्यक्तियों को महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं। यह हमारा आर्टिकल के तहत यह संवैधानिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य है। किसके अंतर्गत है कि महिलाओं का हम लोग सम्मान करें? वो आर्टिकल 51 में प्रावधान क के 5 में रखा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ठीक है, केवल नागरिकों पर मूल कर्तव्य लागू होते हैं। आगे बात करते हैं। बात करता है नागरिकों के लिए कौन कौन 11 मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, बात करते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदेशों एवं संस्थाओं का राष्ट्रध्वज का सम्मान एवं आदर करें, जो हमारा पहला मूल कर्तव्य हो गया। ठीक है, दूसरा मूल कर्तव्य क्या है हमारा? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों एवं हृदय को सजाए रखने का उन्हें पालन करें। ठीक है, एवं बात करते हैं आगे। भारत की संप्रभु, तृतीया जो कि मूल कर्तव्य हमारा है, तीसरा मूल कर्तव्य कौन सा है? भारत की संप्रभु एकता तथा अखंडता की चर्चा और उसे अक्षुण्ण रखें, जो कि अथी है भारतीय मूल के, मतलब भारतीय मूल कर्तव्य के तीसरा मूल कर्तव्य है, मतलब संप्रभु एवं अखंडता का मतलब यह सुचारू बनाए रखें। पांचवा मूल कर्तव्य में ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आप प्रदेश कमाने जाते हैं तो आपके अनुसार धर्म या भाषा या समान भ्राता मतलब बोला जाता है, इनका मतलब आपको विधेय विभेद नहीं करना, इसमें सम्मान करना तथा स्त्रियों का सम्मान करना, ये हमारा पांचवा मूल कर्तव्य के अंतर्गत इसे रखा जाता है। ठीक है, छठा मूल कर्तव्य जो हमारा भारतीय संविधान में उल्लेख है वह क्या जानकारी देता है? वह जानकारी हमें ये देता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली, देखिए ठीक है, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां मूल कर्तव्य है प्रकृति पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव का सम्मिलित एवं संरक्षण करें। यह किसमें है? ये सातवां मूल कर्तव्य में क्या है कि वन, झील एवं वन्य जीव का हम लोग संरक्षण करें। एवं आठवां मूल कर्तव्य की हम बात करते हैं तो दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना को इत्यादियों का सम्मान करें एवं विकास करें। यह आठवां मूल कर्तव्य है। तो टोटल के 11 मूल कर्तव्य। एवं नौवां मूल कर्तव्य जो हमारा है वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य। एवं 10वां मौलिक कर्तव्य में है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को और बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिसमें कि राष्ट्र निरंतर बढ़ाते हुए पर्याप्त व उपाधियाँ इत्यादि नई ऊंचाइयों प्राप्त करें। ठीक है, किसमें बोला जाता है कि बोला जाता है 10वीं अनुसूची में यह बोला जाता है कि आप राष्ट्र के लिए ऐसा अपना काम करें जिसमें कि आपका बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, राष्ट्र में ऐसी आप काम करें जिसमें कि आपको उपलब्धियां एवं ऊंचाइयां प्राप्त हो। यह हमारा मूल कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया 10वां मूल कर्तव्य। एवं 11वां मूल कर्तव्य जो हमारा है लास्ट है, जो कि जिसमें बात करता है कि 6 वर्ष की आयु से एवं 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए माता पिता उनका संरक्षण करें, यह उनका मूल कर्तव्य तथा शिक्षा के अवसर उनको प्रदान करें तथा इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन के 2002 के तहत धारा 2002 में धारा 4 के तहत इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तथा सर्वोच्च न्यायालय के किसी मामले में ऐसा कहा गया है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को
तो या तो वह भारतीय हो या गैर भारतीय हो, तो उनको राष्ट्रगान गाने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। यह कब किया गया था? यह 1986 में यह केस आया था। कब आया था? तो विजय इमैनुअल बगाम केरल राज्य से आया था, ठीक है। एवं केरल से और कौन आया था? ठीक है, बताइए केरल से कौन सा है? केशवानंद भारती वाधवी कहाँ से आया था? या केरल से आया था। तो कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय राष्ट्रगान गाएगा एवं उनको बाधित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नहीं, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के संदर्भित में इसे रखा जाता है, ठीक है। अगला चैप्टर पर देखते हैं हम। अगला चैप्टर हमारा है राष्ट्रपति। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। एवं राष्ट्रपति का ट्रिक भी हमारा क्या है? राष्ट्रपति का जितने भी आर्टिकल है उनको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, पकानिको का द्वयोदशम। जैसे कि पकानिका हो गया मतलब इत्यादि चीज़ों के बारे में पद की चर्चा है। का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन हो गया, को से कार्य क्षेत्र उनका दशा क्षेत्र, एवं का से मतलब उनका कार्य कितना तक रहेगा, मतलब कार्यकाल रहेगा एकदम। दुयो हो गया मतलब कुछ दशाओं में मतलब वह हस्तक्षेप करते हैं। एवं स्व से मतलब हो गया शपथ, एवं म से हो गया महाभियोग इत्यादि हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं जो कि मतलब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 58 में दी गए हैं। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए हमारे भारतीयों को, एवं भारतीय ही बन कर सकते हैं, भारत का नागरिक हो। सर्वप्रथम अगर भारत का कोई व्यक्ति नागरिक हो तो किसी भी दशा में वह भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तथा उनकी न्यूनतम उम्र कितनी हो सकती है? मतलब कम से कम वो 35 वर्ष का हो, ठीक है। उससे कम उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं की जा सकती है। तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, ठीक है। या तो अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसके पास योग्यता हो, मतलब अगर लोकसभा में उनका वोटिंग किया जाए तो लोकसभा से उसको वोट प्राप्त हो सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। एवं किसी भी लाभ पे पद पर मानी सरकारी रोजगार में नहीं हो, मतलब ऑफिशियल ऑफ प्रॉफिट उनको किसी भी प्रकार का सरकारी संपत्ति मतलब नहीं प्राप्त होता हो, तो वह राष्ट्रपति की इत्यादि हैं जो कि क्वालिफिकेशन है। एवं बात करते हैं आगे, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत की पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बना है पिछले मत निषेध में कि भारत का निम्न में से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्न में से किसके तहत होता है? तो उसमें अर रहेगा, तो उसमें हम लोग आंसर करेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार हमें भारत के राष्ट्रपति का मतलब अप्रत्यक्ष मतदान के तहत हमें भारत के राष्ट्रपति का पद नियुक्त होता है। एवं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान कौन करता है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो कि राष्ट्रपति होगा तो उनका मतलब कौन निर्माण करेगा? राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं जैसे कि एमपी एमएलए होते हैं, तथा लोकसभा के राज्यों का एवं केंद्र शासित एमपी एवं एमएलए एवं केंद्र शासित प्रदेशों का जो भी शासक होते हैं, एवं विधानसभा एवं विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्शनल मेंबर जितने भी होते हैं इत्यादि, मतलब उनके अंदर ये इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों का किया जाना चाहिए? ठीक है, लगभग 50 निर्वाचक होना चाहिए। अगर आपका उससे कम अगर निर्वाचन होगा तो आपको कोई मान्यता नहीं प्राप्त की जाएगी कि आप राष्ट्रपति बनने के लिए लायक हैं या नहीं है, आपको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। जो नज़दीकी होंगे दो व्यक्ति उनको प्राप्त की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति में बात करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री स्थिति में मतलब कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री वो मतदान नहीं कर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि वह राज्य का विधानमंडल का उच्च सदन में सदस्य हो, ठीक है, अगर कोई देखते होंगे कि वह संसद के पद पर भी नियुक्त होगा एवं उच्च विधानमंडल का अगर सदस्य कोई व्यक्ति अगर है तो वो भी मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब वोट नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कौन से राष्ट्रपति, बात करते हैं कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग नहीं है, परंतु बात करते हैं कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग तो नहीं है वह, लेकिन वह महाभियोग में भाग ले सकता है। देखिए वह कौन व्यक्ति है जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो नहीं ले सकता है लेकिन उसमें महाभियोग में मतलब चर्चा की गई है। ठीक है, तो भारत विधान की जो भी विधानसभाएं होगी भारत की, तो विधानमंडल एवं विधानसभा हमारा उच्च सदन में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में कौन होता है? विधानसभा एवं विधान परिषद, एवं राज्य विधानमंडल में कौन होता है? नगर परिषद एवं नगर पंचायत होता है। ठीक है, उसी के तहत बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा भाग नहीं ले सकता है, लेकिन महाभियोग जो लगाया जाएगा वो राष्ट्रपति के महाभियोग में वह भाग लगाया जाएगा। ठीक है,
संसद अथवा विधानमंडल की बात करते हैं। संसद जो हमारा होता है, ठीक है, संसद जो कि आर्टिकल कितने के तहत इनको निर्वाचित किए जाते हैं, 119 के तहत। हाँ हेलो, आगे बात करते हैं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन कर सकता है, परंतु उस पर शर्तें नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ठीक है, संसद में जो भी राष्ट्रपति मतलब जो भी राष्ट्रपति भाषण देते हैं तो वह कौन तैयार करते हैं? संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, संसद के द्वारा ही मतलब बात करते हैं, या केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है। एवं बात करते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देने अथवा हटाए जाने पर, पद से हटाए जाने पर रिक्त पद कितने महीने तक वह खाली रख सकता है, एवं वह कौन व्यक्ति है जो कि इसके स्थान पर उपराष्ट्रपति बैठ सकते हैं, एवं इनके रिक्त पदों को 6 महीने तक खाली रख सकता है। ठीक है, उससे अतिरिक्त नहीं खाली रख सकता है। आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो वह कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों राज्यसभाओं एवं लोकसभा में अगर 33% मत अगर प्राप्त हो जाए कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर उनको पद से हटाया जाता है। कि आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 62 में इनका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद पर हटाने जाने का अधिकार कहाँ से प्राप्त है? वह संसद को प्राप्त है। संसद के जो भी व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को, भारत के संघ एवं कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? नहीं बना है। ठीक है, संघ एवं कार्यपालिका की शक्तियां किस अनुच्छेद में दिया गया? वह आर्टिकल 53 में दिया गया है। ठीक है, एवं अनुच्छेद 61 में अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जाता है? वह संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लागू हो सकती है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पद से पुनः निर्वाचन पात्रता निर्धारित करता हुआ? आर्टिकल जो कि हमारा है 57, उनके तहत बोला जाता है कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन करके उन्हें पद पर स्थापित किया जा सकता है। एवं आगे बात करते हैं पुनः संविधान के 57 में दी गई, एवं राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार संविधान के किन संशोधन के तहत जोड़ा गया? वह आर्टिकल 44 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के दोनों सदनों के पारित विधेयक पारित कर सकता है? ठीक है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति विधानमंडल के दोनों सदनों में विधेयक पारित कर सकता है? वह कौन से आर्टिकल के तहत? वह आर्टिकल अनुच्छेद 111 के तहत भारत मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद में यह अनुच्छेद मतलब विधेयक पारित कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों को निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति एवं कार्यपाल के आबंध में निर्वहन जो करता है वह आर्टिकल 160 के तहत राष्ट्रपति अगर एब्सेंट रहेंगे तो उनके स्थान पर राज्यपाल काम कर सकता है 160 आर्टिकल के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति एवं उनके प्रमुख कौन कौन से आर्टिकल है। आर्टिकल एक बार हम देखते हैं। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा एक, एवं आर्टिकल 53 कहता है संघ एवं कार्यपालिका की शक्ति। इनका सिंपली ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है, तो बात करते हैं पकानी कोका द्वयोदशम। जैसे भारत की पकानी मतलब राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद आर्टिकल 52 के तहत, एवं आर्टिकल 53 के तहत होगा संघ एवं कार्यपालिका की शक्ति की बात करते हैं, एवं आर्टिकल 54 के तहत बोला जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, एवं 55 के तहत बोला जाता है आर्टिकल 55 के अनुच्छेद 55 के अनुसार बोला जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, एवं 56 के तहत बोला जाता है राष्ट्रपति की पदावधि कितना मतलब पद की अवधि कितना होता है, वह 5 वर्ष एवं 65 वर्षों तक होता है। किनका? राष्ट्रपति का मतलब पद पर वह कितने समय तक रह सकता है। अगर उनका बात करता है अगर उनका 5 साल वह कार्य पर अधिकतम रह सकता है, एवं अगर उससे पहले अगर 65 वर्ष पुर गया था वो व्यक्ति को, तो उनको पद से हटाया एवं रिटायरमेंट उसका किया जा सकता है। एवं आर्टिकल 57 बात करते हैं पुनर्निर्वाचन का पात्रता। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को किसी प्रक्रिया द्वारा उनको पद से हटाया जाता है तो पुनर्निर्वाचन करके उनका मतलब उनको
राष्ट्रपति को पद दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 58 के तहत बोला जाता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ जारी करता है। कौन सा? आर्टिकल 58 के तहत। आर्टिकल 59 में बात करता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से शर्त होते हैं। पहला नंबर, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम उनका 35 वर्ष उम्र हो एवं कोई लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में सदस्य बनने के लिए उनके पास योग्यता होना चाहिए। ये सभी राष्ट्रपति बनने के लिए सारी योग्यताएं। एवं आर्टिकल 60 की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा उनको कौन दिलाता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति दिलाता है, या तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बात करते हैं CAG, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, जैसे कि भारत के मुख्य महान्यायवादी जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत बताया जाता है राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में चर्चा है। किसमें? आर्टिकल 61 के तहत। एवं आर्टिकल 62 में क्या चर्चा दी गई है राष्ट्रपति के बारे में? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय आकस्मिक रिक्तियां भरने की निर्वाचन की पदवी दे दी है। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो कि पद होगा, अगर राष्ट्रपति के अगर रिक्त पद हो जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाएगा, या तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देगा, या तो उनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया उस पर लागू करके अगर राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं, तो उस कार्य अवधि में जो कि बात करते हैं रिक्त समय जो कि वह उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है, या तो महान्यायवादी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो कि हेड जस्टिस होते हैं उनको पद दिया जाता है। यह आर्टिकल 62 में चर्चा दी गई। एवं आर्टिकल 63 में क्या कहा जाता है? क्षमा। राष्ट्रपति किन किन मतलब मार्शल लॉ को क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। एवं बात करते हैं ये आर्टिकल किसके तहत बात करते हैं? आर्टिकल 72 के तहत, जो कि आर्टिकल 72 के तहत आर्टिकल जो कि निलंबन एवं प्रतिहार एवं लघुकरण, जो कि अगर किसी व्यक्ति को मान के चलिए कि उम्र कैद की सज़ा हो गई है, ठीक है, तो उनका सज़ा हटा सकता है, कम कर सकता है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति उनकी सज़ा की अवधि को कम कर सकता है। एवं मृत्यु की अगर सज़ा उनको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति उनको मृत्यु की सज़ा न होने के तहत उनको उससे कम मतलब सज़ा, जैसे हो गया उम्र कैद जैसी उनको सज़ा सुनाई जा सकती है। तथा निलंबन, ठीक है, किसी भी दंड के में उनको निलंबन कर सकता है एवं उनकी शक्तियों को एवं सज़ा को माफ़ भी कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, एवं आर्टिकल 73 के तहत जो कि राष्ट्रपति संघ एवं कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। देखिए यहाँ से समझिएगा, संघ एवं कार्यपालिका, संघ कौन सा शक्ति होता है? जैसे कि जो भी क्षेत्र, जैसे कि रेलवे हो गया, संघ क्षेत्र में आता है, जिसमें कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती सकती है। एवं जैसे कि संघ सूची एवं राज्य सूची की अगर बात करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि बिहार टीचर का वैकेंसी या बिहार पुलिस का चीज़ें हैं, तो इनमें संशोधन राष्ट्रपति दोनों में कर सकता है। ठीक है, इत्यादि चीज़ें रहा हमारा राष्ट्रपति के बारे में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति होती है। इनमें एक ही शक्ति है, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति केवल मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है, और जो कि राज्यपाल भी सारे शक्तियों को माफ़ कर सकता है, एवं राज्यपाल केवल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उनके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त किनको होता है? वह राष्ट्रपति को होता है। एवं राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता था। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति जो कि उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान की करती है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल जो कि 143 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उसको मतलब सलाह दे सकता है काम करने की, काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको वह माने या ना माने उसका अपना स्वतंत्र मतलब विचार हो सकता है। आर्टिकल 143 में यह कहा गया। एवं अगला देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकती है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा को, यह राज्यसभा जो कि भंग होने वाला एक संविधान नहीं है, ठीक है, एवं लोकसभा जो कि भंग होने वाली है प्रक्रिया के तहत यह भंग किया जा सकता है। एवं राष्ट्रपति जो कि कब भंग कर सकती है? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा हो जाती है एवं आह्वान छेड़ दिया जाता है, तो उनके अनुसार जब केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद को राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 143 के तहत उनको रद्द किया जा सकता है या तो भंग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की अभियुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ठीक है, जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा का आहूत, मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा को
राष्ट्रपति के द्वारा एक साथ बैठा के उनको साथ सभा कर सकती है। किस मतलब यह शक्ति किसके पास होता है? वह केवल एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के किसी भी व्यक्ति को बुला के उनको आह्वान एवं उनका बैठक कर सकती है। यह शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। एवं बात करते हैं अगला, भारत के राष्ट्रपति के किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? देखिए जेबी वीटो क्या होता है? जेब में रख लेने वाला वीटो। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि भारत में कोई चीज़ें चल रही है, कानून बनाना है, तो बात करते हैं जैसे कानून बनाना है तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा उनको पत्र लिखा जाता है कि महोदय राष्ट्रपति को हम यह पत्र लिखते हैं एवं अनुशंसित करते हैं कि महापति के द्वारा यह आदेश पारित किया जाए कि हमारे राज्य या हमारे देश में ये चीज़ें होती है, जो कि यह दिया जाता है। ठीक है, जो कि यह लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा दिए जाती हैं। ठीक है, कितने जेबी वीटो के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जेबी वीटो वह कौन सा है? जेबी वीटो वह है जैसे कि भारत में राज्यसभा में, जैसे कि बात करते हैं भारत के राज्यसभा या लोकसभा द्वारा कोई विधेयक पारित करने की अगर शक्ति की मांग की जाती है राष्ट्रपति के तहत, और पूछा जाता है कि महोदय से हमें यह आग्रह किया जाता है कि हमें शक्ति प्रदान की जाए, तो हम कोई भी वीटो मतलब भारत में ये चीज़ें लागू करना चाहते हैं और वह भारत के राष्ट्रपति अगर वह लागू नहीं कर सकते हैं, वह अपने पास रख लेते हैं और उनको बंद कर देते हैं, प्रतिलंबित कर देते हैं, मतलब जेब में रख लिया या पॉकेट वीटो यह कहलाता है। देखिए भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं को APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। किस मामले में किया था? बात करते हैं वह भारत डाकघर। ठीक है, भारत डाकघर विधि है जो कि 1986 में किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है, भारत डाकघर के बारे में बात करते हैं। भारत डाकघर में क्या संशोधन किया गया था? भारत में डाकघर जितने भी हो रहे हैं तो वह बोल रहे थे कि भारत में डाकघर समाप्त किया जाए। ये पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोग पंचायत के अनिर्णित में ही काम करेंगे एवं डाकघर का कोई काम नहीं है, जिनको कि यह अबुल कलाम आज़ाद ने जो कि इसके तहत जो कि भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में इनको रद्द कर लिया था, जो कि पॉकेट वीटो का उन्होंने प्रयोग किया था। कब? 1986 में। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन दोनों को बुलाने में एवं उनको सहायता प्रदान, मतलब दोनों लोकसभा एवं राज्यसभा को वो बैठक बुला सकती है। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति। एवं दोनों सदनों की चर्चा वो एक साथ बैठ के नहीं कर सकते। ये आर्टिकल में चर्चा नहीं दी गई, एवं डायरेक्टली इसके बारे में फैक्ट दी गई। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों में घोषित करने की संवैधानिक अधिकार प्राप्त किसको होता है? वह भारत के राष्ट्रपति को होता है। देखिए इसको समझते हैं और अंडरलाइन कीजिएगा इनको। जैसे कोई भी हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें अनुसूचित क्षेत्र, जैसे कि वहाँ पर अगर जनजातीय लोग रह रहे थे, SC ST लोग ज़्यादातर रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र में मतलब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मतलब उसमें विधेयक पारित कर सकती है केवल भारत के राष्ट्रपति, यानी उनको अनुसूचित में जोड़ सकती है एवं उनके हित में बारे में चर्चा कर सकती है एवं उनके लिए मतलब एक्स्ट्रा मतलब फंड दे सकती है। कौन? ये भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किन किन व्यक्तियों को नियुक्ति की जा सकती है? डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन करतीएगा एवं VVI करते जाइएगा जहाँ पर हम बताए थे। भारत के राष्ट्रपति के जो कि भारत के राष्ट्रपति का प्रथम प्रसाद पर्यंत अगर पूछा जाए तो वह कौन होता है? राज्यपाल होता है। एवं राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, जो कि एवं राज्यपाल का कोई मतलब इनके लिए कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जो कि भारत के राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होते हैं एवं ये भारत के राष्ट्रपति के अनुसार ही भारत के जितने भी राज्यपाल हैं इनके अनुसार अगर काम करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति, तथा जब चाहे भारत के राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकते हैं। एवं वित्त आयोग एवं राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, वित्त आयोग, जैसे कि इनकम टैक्स में जितने भी जैसे आयोग में जो कि अध्यक्ष बैठते हैं, तथा राज्यसभा जो कि महान भंग नहीं होने वाला एक है आयोग है, जो कि इनकी अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा उच्चतम न्यायालय जो कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा है, एवं उच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट एवं राज कोर्ट जो होता है हमारा जिला कोर्ट, उसका जो कि उच्च न्यायालयों का गठन ये किसके द्वारा ये किया जाता है? ये नहीं मिल रहा। बात करते हैं भारत के ST एवं SC अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा की एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो बात करती है, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बताइए कौन सी आर्टिकल के तहत? वह आर्टिकल 143 के तहत ये सारी क्रियाएं होती है। बताइए कैसा
अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष की बात कौन करता है? इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एवं संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यपाल एवं अथवा बात करते हैं संघ एवं राज्यपाल एवं क्षेत्रीय प्रशासक के नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी एवं जितने भी यूटी हैं, देखिए यूनियन टेरेटरी हमारा जितने भी हमारा भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी यूटी हैं, वहाँ के जो कि मुख्यमंत्री पद की डायरेक्ट नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हम लोग एक बार में देख लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किन किन व्यक्तियों का नियुक्ति की जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन अगर बात करते हैं तो कितना होता है? 5 लाख होता है। एवं उपराष्ट्रपति की वेतन की बात करते हैं तो कितनी होता है? 3.5 लाख होता है, मतलब 3.5 लाख होता है, ठीक है। एवं महान्यायवादी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट महान्यायवादी की बात करते हैं तो कितनी होता है उनका सैलरी? बताइए कितना होता है? वो 3.5 लाख होता है पर मंथ, ठीक है। तो बात करते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के अगर वेतन की बात करते हैं 2026 की डाटा अगर करंटली भी पूछा जाता है तो आप बात टिक करेंगे 5 लाख होता है भारत के राष्ट्रपतियों का वेतन। एवं यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए एवं यदि भारत के राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है, तो उसके पद को कौन ग्रहण कर सकता है? वो उपराष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति अगर पद अगर वह भी अब्सेंट रहेगा, अगर उनको भी कोई भी कार्यदशा से अगर उनमें भी कोई भी त्रुटियां पाई जाती है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की नियुक्ति कर सकती है या तो उनके पद को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है कौन? वह व्यक्ति जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं कर सकता है। एवं यह युक्ति किसके अंतर्गत नियुक्त की जाती है? यह राज्यपाल के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जा सकती है। देखिए राज्यपाल के बारे में एक शब्द राष्ट्रपति के द्वारा उपयोग किया जाता है कि वह राष्ट्र की युक्ति कर सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपतियों में कौन सा मतलब बात करता है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार राज्य के पाल पर रह चुके हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका है? वह जाकिर हुसैन, ठीक है। बात करता है कि भारत में वह कौन सा राष्ट्रपति है जो कि बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो कौन कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं एवं श्री रामनाथ कोविंद रहे हैं। बिहार पुलिस मद्य निषेध, जैसे कि हमारा बिहार स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ बनने की संभावना रहती है, ठीक है, जो कि हमारा बिहार स्पेशल के अंतर्गत भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। एवं भारत के राष्ट्रपति में कौन, जो कि वह बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति वह कौन व्यक्ति बना है जो कि उससे पहले वह बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? वह डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा रामनाथ कोविंद इत्यादि वह भारत के राज्यपाल रह चुके हैं। जो कि वर्तमान में हमारा 15 नंबर का जो कि भारत के मुख्य राष्ट्रपति है हमारा वह द्रौपदी मुर्मू, जो कि यह झारखंड की राज्यपाल पद पर नियुक्ति थी। एवं प्रथम संथाल महिला, जो कि वह बात करते हैं प्रथम संथाली मतलब आदिवासी महिला जो कि यह भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति होने वाली वह कौन है? हमारा द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। भारत के बारे में बात करते हैं, भारत के प्रसाद प्रयत्न पद पर मतलब प्रसाद प्रयत्न पद पर धारण करने वाले कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? टिक कर लीजिएगा, ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट प्रसाद प्रयंत्र का मतलब क्या होता है? प्रसाद अगर हम किसी को देते हैं तो भरपेट नहीं देते हैं, मतलब अपने अनुसार देते हैं, मतलब थोड़ा सा शक्ति उनको देते हैं, यही हो गया हमारा प्रसाद प्रयंत्र। इनको डायरेक्टली हम लोग दिमाग में सेट करिए, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत प्रसाद प्रयंत्र कौन कौन से पद धारण करवाए जाते हैं एवं किए जाते हैं? तो संघ के मंत्री मतलब यूनियन टेरेटरी मिनिस्टर, हम लोग बात कर लें यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली एवं पुडुचेरी एवं दमन और दीव की इत्यादि जो कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा भारत का महान्यायवादी जो मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब AGI के नियुक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयंत्र के अनुसार इनका नियुक्ति किया जा सकता है। मतलब जितने भी पद होते हैं प्रसाद प्रयंत्र जो कि भारत के राज्यपाल भी होते हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो यह भारत के प्रसाद प्रयंत्र पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है एवं जब भी चाहेंगे राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकते हैं, पद मुक्ति करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, एक विधेयक की बात करते हैं जो कि संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, वह किस प्रक्रिया के अधिनियम के अंतर्गत बनाया जा सकता है? देखिए बात करते हैं डायरेक्टली यहाँ से, कोई भी अधिनियम है, ठीक है, कोई भी अधिनियम है वह संसद में प्रयुक्त की जा सकती है, ठीक है। कोई भी अधिनियम हो या कोई भी विधेयक है वह बात करते हैं वह किस प्रक्रिया के तहत उनको मतलब वह भारत में मतलब संचारित की जा सकती है, मतलब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप करने के बाद उनको मतलब भारत में उसको संचारित कर दी जा सकती है, ठीक है। बात करते हैं अगला,
जब कोई विधेयक संसद जब कोई विधेयक अगर बात करते हैं डायरेक्टली, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है, जब कोई भी विधेयक भारत के मतलब संसद के द्वारा पारित किया जाता है तथा राष्ट्रपति का जब तक उस पर मतलब हस्ताक्षर या विधेयक की अनुमति राष्ट्रपति नहीं देता है तब तक वह विधेयक अस्वीकार यानी अनुमति रोकने की आज्ञा होती है उन व्यक्तियों को, एवं यह विधेयक पारित नहीं माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निर्विरोध रूप से मतलब बिना चुनाव से चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हुए हैं, ठीक है, इनको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। बिना चुनावी प्रक्रिया किए बिना भारत के वह कौन राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति की गई, वह कौन हुए? नीलम संजीव रेड्डी, जिनका नियुक्ति बिना चुनाव के अंतर्गत मतलब बिना चुनाव किए हुए इनकी नियुक्ति की गई थी। एवं भारत के राष्ट्रपति संबंधित किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, ठीक है, वह कौन सा भारत के राष्ट्रपति हैं जिनका कि ट्रेड यूनियन से इनकी समानताएं रही है एवं संबंध रहा है। बात करते हैं वह कौन सा हुआ है? वराहगिरी वेंकटन गिरी, जो कि यह तमिलनाडु की बात करते हैं। एवं तमिलनाडु से हम लोग को एक बात याद आता है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जो कि भारत राज्य को सर्वाधिक राष्ट्रपति दिया है, तो वह हमारा तमिलनाडु दिया है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से ही हमारा अधिक से अधिक भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, ठीक है, एवं यूनियन टेरिटरी की नियुक्ति का अधिकार हमें भारत के राष्ट्रपति देते हैं, तथा किसी भी राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमें भारत के राष्ट्रपति नहीं देते। यह कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं जिनका कि प्रधान होता है हमारा प्रधानमंत्री, इनके द्वारा मतलब मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति पद अपना ग्रहण करता है उस दिन से लेकर 5 वर्षों तक वह अपना पद ग्रहण करते हैं एवं उनका कार्यकाल होता है, तथा उससे पहले अगर उनका 65 वर्ष पूर्ण जाता है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये हमारा भारत के राष्ट्रपति में चीज़ें विविध दी गई, ठीक है। बात करते हैं अगला, भारत के राष्ट्रपति कौन से भारत के राष्ट्रपति, देखिए अंडरलाइन कीजिएगा इसका, भारत के कौन सा ऐसा राष्ट्रपति जिनको कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति पद की नियुक्ति, अभी हम बात किए थे, अगर राष्ट्रपति पद का अगर रिक्त स्थान रहेगा तो वह कौन उसका ग्रहण कर सकता है? उपराष्ट्रपति रहेगा। अगर उपराष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त रहेगा तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति उनकी पद को धारण कर सकता है। अगर उस स्थिति अगर वैसा रहा जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी नहीं प्रेजेंट रहेगा तो उस स्थान पे भारत के जो कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मतलब हेड जस्टिस जो होते हैं वह मतलब पद को नियुक्ति कर सकते हैं। तो वह कौन सा व्यक्ति हुए हैं जो कि भारत के मतलब राष्ट्रपति के न्यायाधीश, वैसा कौन सा न्यायाधीश रहे हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं? तो वह हमारा जस्टिस S हिदायतुल्ला जो कि भारत के राष्ट्रपति जो कि यह पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि यह केवल 2 दिनों के लिए यह भारत के मुख्य राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं। वो कौन सा? जस्टिस M हिदायतुल्ला। अंडरलाइन करिएगा इनको, जो भी लाइव से जुड़े हैं एक बार अंडरलाइन करिएगा इनको। मनी बिल जो कि पारित किया जाता है, धन विधेयक, वह बात करते हैं अगर राज्यसभा सदन मतलब संसद के कौन सदन के द्वारा पारित की जा सकती है, कौन सा? लोकसभा के द्वारा पारित की जा सकती है। एवं पुनर्विचार के लिए यह कौन लौटा सकता है इनको, ठीक है। ये संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? मतलब राष्ट्रपति के पास होता है। देखिए डायरेक्टली इसको हम समझते हैं, अगर कोई भी धन विधेयक यानी अगर आप भारत के संचित निधि से अगर कोई धन निकालना चाहते हैं, मतलब 100, 500, 10 करोड़ अगर निकालना चाहते हैं तो यह किनके द्वारा होता है? भारत के संविधान में इनका उल्लेख दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल किस में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल बात करते हैं इनका 314 में दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यह पुनर्विचार के लिए अगर भारत के राष्ट्रपति चाहेंगे कि हम इनमें नहीं देंगे, भारत में जो कि संचित निधि से धन नहीं निकालने देंगे, ये संवैधानिक अधिकार किनके पास होता है? वह होता है किसके पास होता है? यह भारत के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार होता है। एवं बात करते हैं श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र दिवस के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, ठीक है। श्री रामनाथ कोविंद की बात करते हैं तो वह कौन से स्थान पर मतलब रामनाथ कोविंद जो कि भारत के कौन से राष्ट्रपति मतलब कितने क्रमांक था उनका जो कि वह राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुआ? 14वां एवं वर्तमान 15वां जो कि हमारा द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। बात करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। अभी हम बात कर लिए हैं कि राष्ट्रपतियों के द्वारा कौन कौन सी नियुक्ति की जाती है, किनका नियुक्ति की जाती है।
जैसे कि वित्त आयोग का नियुक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एवं आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक रहा है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबे अवधि तक रखने वाला वह कौन से व्यक्ति हुए हैं, वह कौन से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं। भारत के जो कि राजेंद्र प्रसाद जो कि इनको 1950 में ही इनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया है। ठीक है, बिना निर्वाचन किए हुए। जब निर्वाचन इनका किया गया तो यह फिर से इनका जैसे 55 में किया गया तो यह फिर से भारत के राष्ट्रपति बने। अगर इनकी कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1950 से लेकर 1962 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद पर अपना पदभार संभाल के रखा था। कौन? भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। एवं बात करते हैं डॉक्टर जाकिर अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो कि छोड़कर सबसे कम अवधि तक अगर पूछा जाए कि इस भारत के वह कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि सबसे कम अवधि तक वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर वह नियुक्त हुए हैं, तो वह कौन व्यक्ति हुए हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि यह 1 वर्ष 11 दिन तक मात्र ही यह रहा है भारत के राष्ट्रपति पद पर। एवं सबसे अधिक कौन रहा है? वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों लाइन को अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां बात करते हैं एवं स्थिति क्या क्या होती है। राष्ट्रपति का क्षमादान किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है एवं किस किस को दिया जाता है। ठीक है, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। ठीक है, अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर वह व्यक्ति जिनको कि सेना में अगर कोई व्यक्ति अगर सेना के द्वारा जैसे भारतीय राष्ट्रीय मतलब सेना के द्वारा इंडियन आर्मी, नेशनल जैसे एयरफोर्स, ING जैसे इन सारी चीज़ों के द्वारा अगर किसी व्यक्तियों के द्वारा सेना न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्तियों को सेना में था और सेना के द्वारा अगर वह व्यक्तियों को अगर क्षम शक्ति मतलब उनको दिया जा सकता है, अगर उनको वह व्यक्ति को अगर मतलब सजा दी गई है तो भारत के राष्ट्रपति उनको क्षमा नहीं कर सकता अगर सेना द्वारा उनको सजा दी गई है। तथा दंड संघीय समिति, जैसे अगर आप भारत के मतलब विरुद्ध अगर देश क्रूरता के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब देशद्रोही के रूप में अगर काम कर दिए, जैसे बम ब्लास्ट हो गया या तो कत्लेआम कर दिए मतलब निर्विरोध व्यक्तियों का, तो इनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह समाधान नहीं की जा सकती। ये आर्टिकल हमें किस में दी गई है? क्षमादान के तहत। हमारा आर्टिकल में बात करते हैं पकानिको का 2 जो कि आर्टिकल 60 में दी गई है सारी चीज़ें। ठीक है, एवं भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करिए, कितने आर्टिकल हैं हमारे वर्तमान में बताइए। भारत के राष्ट्रपति में कौन कौन से आर्टिकल हैं, कमेंट कीजिए। तो 52 से लेकर 62 तक दी गई। एवं 72 एवं 73 में भारत के राष्ट्रपति में जो कि महानिदेशक के बारे में ये चर्चा दी गई। एवं बात करते हैं अपराध के लिए एवं जब दंड आयोग एवं मृत्यु दंड अगर दिया जा रहा हो तो उस समय भारत के राष्ट्रपति, जैसे कि बात करते हैं कि जल्लाद के द्वारा जब किसी व्यक्तियों को मतलब दिया जा रहा हो जैसे फांसी, तो उन समय भारत के राष्ट्रपति उनको माफ नहीं कर सकता है, मतलब ये मार्शल लॉ के खिलाफ होता है। इत्यादि हम बात कर लिए भारत के राष्ट्रपतियों के द्वारा क्षमादान की शक्तियों के बारे में हम बात कर लिए। अगला देखते हैं चैप्टर हम। अगला चैप्टर जो कि हमारा होगा उपराष्ट्रपति, इनके बाद जो कि होते हैं। एवं उपराष्ट्रपति की चर्चा भारत के आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में दी गई है? बात करते हैं आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक दी गई। एवं 72 एवं 73 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा दी गई। तो आगे बढ़ते हैं एवं देखते हैं हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में एवं इनका क्या क्या कार्य स्थिति रहा है एवं इनका क्या क्या कार्यभार रहता है एवं यह किन क्षेत्रों में यह अपना काम व्यक्त कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ठीक है, भारत का भी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव किया जा सकता है, यह जिसमें कि यह संसद के दोनों सदन भी इनमें मतलब भारत के राष्ट्रपति में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भारतीय राष्ट्रपतियों का निर्वाचन किया जा सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन की अगर बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यह आर्टिकल कौन के तहत? भारत 142 के 44वां संविधान संशोधन के तहत इनको भारत का राष्ट्रपति चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एवं अंडरलाइन कीजिएगा, एक लाइन है यहाँ पर कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर हटाने के संबंधित प्रक्रिया की बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद को हटाने से संबंधी प्रस्ताव किनके पास होता है? वह केवल राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग जैसी प्रक्रिया आर्टिकल 62 के तहत उनको हटाया जा सकता है। एवं राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रियाएं नहीं लगाई जा सकती। यह किस में दिया गया है? आर्टिकल की बात अगर करते हैं तो आर्टिकल हमें किस में दी गई है? आर्टिकल 65 में दी गई है। ठीक है, 76 में दी गई है तथा यह केवल राज्यसभा के द्वारा ही लागू की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान की बात करते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा सकता है एवं कुछ चीज़ें भी मिस्टेक है। तथा बात करते हैं 63 से लेकर 70 तक किसके बारे में चर्चा है? या 71 तक है, किसके बारे में चर्चा है? ये भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। ठीक है,
तो देखते हैं एक आर्टिकल और इनको अंडरलाइन करिएगा। एवं उपराष्ट्रपति से कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इनका बारे में फैक्टली हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इनको डायरेक्टली हम जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जा सकता है, या प्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा सकता है। एवं भारत के उपराष्ट्रपति का दूसरा यह क्वेश्चन बनता है कि मतलब भारत का जो कि मतलब उपसभापति का बात करते हैं, सभापति का उपसभापति मतलब राज्य सभापति का अध्यक्ष कौन होता है, डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो हमारा कौन होगा, उपराष्ट्रपति होता है। दो क्वेश्चन बन सकता है। एवं भारत के उपराष्ट्रपति को किस अनुसार हटाया जा सकता है, तो इसको जो कि राज्यसभा के द्वारा डायरेक्टली हटाया जा सकता है, जिसमें कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती। बस इतना ही क्वेश्चन जो कि वर्तमान आज तक पूछा गया है, इससे ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया है। अगर आपको डर है तो बिल्कुल सब याद कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 63 भारत के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया, किसमें, आर्टिकल 63 में। एवं 64 में कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह आर्टिकल 64 में दी गई है। तथा आर्टिकल 65 में दी गई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक, बात करते हैं आर्टिकल 65 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कि अगर भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद नियुक्त कर सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 65 के तहत। कब, अगर आकस्मिक रिक्तियां जब खाली हो, मतलब राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो, तो आर्टिकल 65 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति उनकी पद की नियुक्ति मतलब पद ग्रहण कर सकता है, किनका, राष्ट्रपति का, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 65 में देख लिए, ठीक है। आर्टिकल 66 में बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आप लोग प्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन किया जा सकता है, जिसमें कि लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदस्यों का भाग लिया जा सकता है। एवं सेम प्रक्रियाएं जैसे है कि राष्ट्रपति का वैसे ही उपराष्ट्रपति का, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 67 की। आर्टिकल 67 में बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में, यह भी जो कि कितना होता है, यह 5 वर्षों का एवं 65 वर्षों का होता है। सेम चीज़ें दी गई इनमें, ठीक है, जो कि 67 में, आर्टिकल 67 में दी गई। एवं आर्टिकल 68 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्ति, जब उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होगा तो उनका निर्वाचन किया जाएगा। तथा आकस्मिक अगर बोला जाएगा कि अगर आकस्मिक स्थिति में अगर उनका मृत्यु हो जाए, या तो विदेश द्वारा या तो इत्यादि जगह अगर वह चला जाता है, तो उन स्थिति में जो कि चुने गए उनके मतलब कार्यकाल के अंतर्गत चुने गए व्यक्तियों के द्वारा ही उनके पद की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनकी पद को ग्रहण कर सकते हैं या तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 69 में क्या दी गई है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा किसमें दी गई है, आर्टिकल 69 में दी गई। एवं 70 में दी गई अन्य आकस्मिकताओं, मतलब अगर बात करते हैं इमरजेंसी अगर आ जाता है, अन्य इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, कौन, उपराष्ट्रपति। जैसे कि जितने भी मतलब कोई विधेयक पारित कर सकता है, या तो वीटो पारित कर सकता है इत्यादि, यह भारत के उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। किसका काम है यह, राष्ट्रपति का काम है। अगर प्रेसिडेंट अगर उपस्थित नहीं हो या तो आकस्मिक स्थिति में होगा तो हम करा रहे हैं, ठीक है, तो हो तो तब यह किया जा सकता है, ठीक है। किसके तहत, आर्टिकल 70 के तहत। एवं आर्टिकल 71 में चर्चा दी गई उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उसमें संबंधित विषय कौन कौन से होंगे, या आर्टिकल 71 में दी गई, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात हम कर रहे हैं, पर भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन से व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा देखते हैं, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन से व्यक्ति हुए हैं, तो भारत के पहला उपराष्ट्रपति कौन हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं, जिनका कि कालखंड कितना रहा है, वह 1952 से लेकर 1962 तक रहा है, जिनका कि सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। तथा दूसरा उपराष्ट्रपति कौन रहा है हमारा, जाकिर हुसैन रहा है, जिनका कि कार्यकाल कितना रहा है, 1962 लेकर 1967 तक रहा है। एवं श्री वराहगिरी वेंकटगिरी जो कि तीसरे उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं, कौन हुए, हमारा हुए हैं तृतीय उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं, जिनका कि कालखंड कितना है, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, जो कि इनका कालखंड है 1967 से लेकर 1969 तक। एवं श्री गोपाल रूपक पाठक, देखिए कभी इनका क्रम पूछा नहीं जाता है, इसीलिए आप वर्तमान एवं फर्स्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। इनको दोनों को वीवीआई कर लीजिए डायरेक्ट, पहला उपराष्ट्रपति एवं सर्वाधिक कार्यकाल किनका है, एवं वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं, इतना ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डायरेक्टली इनको वीवीआई करिएगा, इससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका कि कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहा है। तथा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करते हैं, जिनका कि 1969 से लेकर 1984 तक इनका कार्यकाल रहा है, किनका, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का, ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का। तथा
श्री आर वेंकट रमन जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वेंकट रमन को नोबेल, वैसा कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिनको कि नोबेल पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था, या कौन सा उपराष्ट्रपति है वो हमारा है, कौन सा है, आर वेंकट रमन, ठीक है। अगला बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि 1987 से लेकर 92 तक का इनका कार्यकाल रहा है, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। एवं श्री के आर नारायण जो कि 1992 से 97, एवं श्री कृष्णकांत, ठीक है। श्री कृष्णकांत की बात करते हैं 1997 से 2002 तक, एवं इनसे आगे हम बात करते हैं श्री मुप्पा वारापू वेंकटैया नायडू जो कि 2017 से मतलब यह पद पर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। उसमें दिया गया डाटा होगा। अगला बात करते हैं किसी सदस्य की अध्यक्षता, बात करते हैं किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वह राज्यसभा का होता है, ठीक है। मतलब बात करते हैं डायरेक्टली, इसको हम समझते हैं, ठीक है। वैसा कौन सा ऐसा सदन हो जिनका कि वह अध्यक्ष उसमें नहीं होता है तथा वो सभापति के द्वारा उनका संचालन किया जाता है, वो कौन होता है, राज्यसभा होता है, जिसमें कि उपराष्ट्रपति इनका संचालन करते हैं, इसका अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु के पद त्याग तथा पद से हटाए जाने की स्थिति में कौन उनके पद पर नियुक्त हो सकते हैं, वह भारत के उपराष्ट्रपति। एवं भारत में उपराष्ट्रपति पद पर संबंधित प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। इनको वीवीआई कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं एक बार। भारत उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य के अथवा सदन के किसी भी सदन में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भारत में किसी भी निर्वाचन में ये दोनों भाग नहीं ले सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा थोड़ा सा याद रखने के लिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कभी बना नहीं देता। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, डायरेक्टली बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की पद की तुलना हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की तुलना एक बार हम लोग कर लेते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है कौन, राष्ट्रपति रखता है, एवं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा का इनमें दोनों में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन तथा राज्य के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों तथा साथ साथ दिल्ली, पुडुचेरी तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, किसमें, राष्ट्रपति चुनाव में। तथा बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन शामिल हो सकते हैं, वह उपराष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित मंडल सदन में दोनों सदनों के सदस्य एवं मनोनीत भी यह शामिल हो सकते हैं, इत्यादि चीज़ें हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो कि किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हम देखते हैं। उपराष्ट्रपति का अगर वेतन की बात करते हैं, भारत का संचित निधि से इन पर दिया जा सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कहाँ से वेतन दी जा सकती है, या भारत के संचित निधि से दी जा सकती है, एवं उपराष्ट्रपति को भारत के संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एवं राज्यपाल का अगर बात करते हैं राज्यपाल का, तो राज्यपाल को अगर जो कि वेतन मिलता है तो राज्य के संचित निधि से उनको राज्यपाल को वेतन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अगर किस राज्य पे राज्यपाल है वहीं के संचित निधि से उनको राज्यपाल को मतलब उनको वहीं से उन्हीं के संचित निधि से उनको मिलेगा, मतलब